मेरा जन्म वैसे आरा में, हमारे मौसा जी थे, अब नहीं रहे, स्वर्गीय उमा शंकर पांडे जी केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर करते थे। उनकी आवाज पर 1969 में मेरा जन्म हुआ। तो अनुशासन हमने सीखा पिताजी से, क्योंकि पाबंदी, अनुशासन। मतलब आप शिक्षा जगत की पोल खोल रहे हैं। मतलब वहां से पिताजी से 2 पंखे शरीर पे तुड़वाने के बाद अभ्यस्त हो गए कि अब भाई लाइसेंस प्राप्त हो गया, अब कुछ भी कर सकते हैं। नहीं है, अब कुछ था नहीं जी। एकाएक से भटकाव कैसे? आपके घर में तो माहौल एकदम पढ़ाई का, पिताजी सख्त, माताजी भी पढ़ा रही हैं, बच्चा उधर कैसे चला गया? देखिए, बचपन से मेरी आदत थी लोगों की मदद करने की। मतलब द्वंद्व शुरू हो गया पिताजी और... हाँ, मैं द्वंद्व नहीं हुआ, पिताजी डांटते थे, मैं सुनता था। मतलब परिपक्वता आ रही थी उस वक्त में ही, मतलब काम शुरू था जी। मतलब जीवन में अपने प्रेरणा स्रोत किसे देखते हैं पॉलिटिक्स में? क्योंकि आप तो कांग्रेस के सपोर्ट में भी रहे, विद्यार्थी परिषद यानी भारतीय जनता पार्टी में भी आप रहे, और भी मतलब इंडिविजुअल लोगों के भी तौर पे आप... दिलचस्प बता दो कि हमारे बाबा जी बिल्कुल कांग्रेसी थे, लेकिन हमारे पिताजी जनसंघी थे। जब गांव पर बूथ पर वोटिंग हो रहा था, पिताजी आकर बूथ पर वो जनसंघ को वोट दिलवाने लगे। ये सूचना गांव के लोगों ने बाबा को दिया कि आप ही के लड़का बूथ को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप जनसंघ को टिकट दे रहे हैं। दुनाली गन था मेरे गन में, बाबा फायर करते हुए अपने बेटे पर ही आगे बूथ पे। वो पल कब आया जब लगा कि अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ने वाली बात पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने LLB भी किया, ये सारी डिग्रियां भी आपने ली, तो कभी कुछ ऐसा प्रैक्टिस वगैरह कभी कुछ लाइफ में किया या बस वो ऐसे ही है? मैं पहला माता जी के बहुत दबाव पे जी 19 मुकदमे आपके ऊपर आ गए, एक बड़े आरोप में मतलब पदाधिकारी से भी भिड़ गए, आप राजनीतिक होने का पूरा ठप्पा आपके ऊपर लग गया। 2010 में आप चुनाव जीते, विधायक बन गए। अब आपके पास मौका आया काम करने का, अपनी महत्वाकांक्षाओं को या अपनी सोच को, अपने विजन को पूरा करने का। तो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो, आप महत्वपूर्ण कार्य सबसे बड़े बता दें आपको। पहले तो क्रीड़ा भारती को समझाएं, और उसके बाद आगे इस पे हम लोग आप चर्चा करें कैसे शुरुआत हुई इसकी। देखिए, जब मैं सदन का सदस्य बन के गया जी, मतलब आपने भोज कैंसिल होने पे यहाँ से रिजाइन कर दिया? नहीं, भोज कैंसिल नहीं किया। आज के जमाने के पॉलिटिक्स के जितने भी फॉर्मेट हैं, सभी फॉर्मेट में आप अपने आप को... नहीं, आज के समय के मैं उसमें मैं फीट पड़, इन सारे संसाधनों की वजह से चूक जाते हैं बच्चे, या वो कर नहीं पाते हैं वैसे जगह तक पहुंच। उन्हीं के लिए काम करते। उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि केवल सड़कें, मतलब गरीब का खेत लेकर के और उस पर निर्माण कर देना, उसको कृषि से काट देना, किस तरह का विकास है? ये प्रश्न उनके हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। माननीय विधायक जी को ये जानना चाहिए। वो मतलब कृषि और खेत को ही धरोहर समझते बोलते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। वो पाला बदल रहे थे, कभी आपके तरफ से उस तरफ चले गए, फिर उस तरफ से इस तरफ चले गए। ऐसे में विकास कितना बाधित हुआ? या समाज अपने नेतृत्व को देखता है। जी, गोलियां चल रही हैं अभी तो मिनिस्टर साहब के घर के बाहर, मतलब आवास के बाहर गोलियां चल गई, मर्डर हो गया, हत्या हो जा रही है, कैसे देखेंगे, काउंटर कैसे करेंगे? यादव जी को तो हम समझते हैं कि अभी से पहले 15 साल में कभी आपने क्यों नहीं किया? आज एकाएक से नहीं किया। कथित तौर पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोगों ने एजेंडा छीन लिया। वो लोग कह रहे हैं कि भाई मतलब आना पड़ा। एजेंडा हमने कैसे छीन लिया? वर्तमान विधायक का 5 वर्ष का कार्यकाल कैसे देखते हैं? ये तो जनता ही बताएगी। जी, बिहार इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है? प्रदेश स्तर पे किस मुद्दे पे चुनाव होने वाला है? हमेशा हमारा मुद्दा विकास ही रहा है। जी, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। परिचय पत्र देख रहे हैं आप, बिहार इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025। मैं हूं अविनाश राज सिंह, और आज हमारे साथ इस खास बातचीत में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा विक्रमगंज से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और वर्तमान में क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राजेश्वर राज जी। तो आज राजेश्वर राज जी से हम बातचीत करेंगे, उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राजेश्वर राम जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। जय श्री राम, आपका अभिनंदन है, स्वागत है हमारे विधानसभा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी। ऐसे में राजेश्वर राज जी, अगर हम आपका जीवन परिचय थोड़े संक्षिप्त और थोड़े विस्तृत आपकी जुबान से जानना चाहें। आप नेतृत्व करते हैं विक्रमगंज में काराकाट विधानसभा में, यहाँ की जनता का, भारतीय जनता पार्टी का,
और प्रदेश में भी आप। क्रीड़ा भारती अपना एक स्वयंसेवी संस्था है जी जो स्वतंत्र रूप से अपने क्रीड़ा के क्षेत्र में काम करती है, जी जो देश के 135 करोड़ लोगों के लिए काम करती है। जी बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए काम करती है क्रीड़ा भारती। क्रीड़ा खेल के में स्वस्थ भारत समृद्ध भारत हो हमारा, जी। भारत स्वस्थ बने और समृद्ध बने, इसके लिए आप लोगों की ये इसके लिए पहल है। हमारी क्रीड़ा भारती काम करती है। जी क्रीड़ा से चरित्र का निर्माण और चरित्र से राष्ट्र का निर्माण। जी, बहुत बढ़िया। तो इस पे भी विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन हमारा पहला सवाल जो आता है, अपना परिचय अपनी जुबानी। तो आज एक लंबी पारी खेल करके आप यहाँ तक आए हैं, जीवन में लंबा संघर्ष भी रहा होगा, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव हारने के बाद संघर्ष ही होता है, तो पिछले कुछ वर्षों से संघर्ष भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर थोड़े संक्षिप्त और थोड़े विस्तृत अगर हम आपके जीवन परिचय के विषय में जानना चाहें आपकी जुबान से, तो कैसा रहा आपका जीवन, कैसे यहाँ तक पहुंचे, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, जन्म कहाँ लिया आपने, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा, तो कैसा रहा जीवन आपका? देखिए भाई विलासी, जो आप हैं विक्रमगंज प्रखंड में, जी इस विक्रमगंज प्रखंड के हमारा मुरौना ग्राम पंचायत है आज के दिन, जी जहाँ भी हम सभी भाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की जो अभी सभा हुई अभी अभी आया हुआ हमारे है। मुरौना पंचायत के मुरौना जी गांव में ही वो सभा हुई है। जी हम सभी भाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे स्वागत करने का मौका मिला। हम सभी ने उनका सफल सिंदूर ऑपरेशन के बाद वो सबसे पहली बार अगर जनसभा को बिहार में संबोधित किया, जी तो ऐतिहासिक जनसभा को हमारे इस शाहबाद के विक्रमगंज की धरती मुरौना में ही संबोधित करने का, जी जो हमारे कस्तर महादेव का वो नगरी है, जी बाबू निशान सिंह की नगरी है, मां कामनी का नगरी है, ये हम भाग्यशाली। जी। तो हमारा मुरौना गांव होता है, एक बस्ती है, हम मुरौना गांव, दुर्गाडी मुरौना के नाम से हम जानते हैं उस गांव को, जी जहाँ हमारे दादा स्वर्गीय जमुना पांडे जी किसान थे, कृषक थे। हमारे पूज्य पिताजी श्री विमल शंकर पांडे जी शिक्षक हैं। अभी आप रामरूप उच्च विद्यालय गुढ़ारी से आप प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए हो। जी मेरा जन्म वैसे आरा में, हमारे मौसा जी थे, अब नहीं रहे, स्वर्गीय उमा शंकर पांडे जी केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे। उनकी आवाज पर 1969 में मेरा जन्म हुआ। लालन पालन घर में ही, गाँव पे ही हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हमारी गाँव पर ही हुई। आरा में है, मतलब मौसा जी नहीं, आरा में नहीं, विक्रम, मैंने अपने गाँव में जन्म वहाँ हुआ, लेकिन फिर गाँव पे जी गाँव पर। जी तो मुरौना में ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, और यहाँ फिर उसके बाद विक्रमगंज हम लोग आए पढ़ाई के लिहाज से ही, और यहाँ फिर पढ़ाई हमारी शुरू हुई। और फिर 6th क्लास में हमारे पिताजी जहाँ शिक्षक थे रामरूप उच्च विद्यालय गुढ़ारी में, जी क्लास 6 से 10th तक हमने मैट्रिक रामरूप उच्च विद्यालय गुढ़ारी से किया। जी वो मुझे साथ ले जाना विद्यालय, साथ ले आना, उनके साथ पिताजी के साथ आना जाना था। जी पिताजी की इच्छा थी कि हम पढ़ लिख कर कोई अच्छे अधिकारी बने। तो बचपन से ही मेरे मन में ये भाव थी कि मैं नौकरी नहीं करना है। और साथ में ले आने की वजह से कोऑर्डिनेशन, एक कॉम्बिनेशन भी बनता होगा, प्रॉपर गाइडलाइन भी रहती होगी। बिल्कुल। आपको मैं एक वाक्य बता दूं जी कि परीक्षा हो रही थी, और परीक्षा क्लास 7th की परीक्षा थी। एक ऐसे आया था, हमने चोरी करके लिख लिया। मेरे पिताजी को कहीं से पता चल गई कि हमने चोरी किया। वाकई पूछे तो सवाल के, चोरी करके किया था। मुझे फील्ड में खड़ा करके छड़ी से मारने का काम किया था पिताजी। और 7th के बाद मैं 10th तक जब भी मैं परीक्षा देता था, तो प्रिंसिपल चेंबर में बैठकर मुझे परीक्षा देना पड़ता था। जी, मतलब काफी एक टीचर का बेटा होने के नाते, एक शिक्षक के पुत्र होने के नाते काफी प्रेशर होता है। मतलब वो एक अजीब तरीके का, ये एक आप मतलब नॉर्मल स्टूडेंट सभी स्टूडेंट से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मतलब आपके ऊपर जिम्मेवारियां ज्यादा होती है। मैंने एक अनुशासन हमने सीखा पिताजी से, क्योंकि पाबंदी अनुशासन पिताजी ने हमें सिखाया। और मैं 10th तक तो बाहरी दुनिया में देखा ही नहीं था, कि पिताजी साथ ले जाते थे, साथ हम आते थे। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर हमारे विद्यालय, वहां से मैं मैट्रिक में अच्छे मार्क्स से प्रथम स्थान लाया। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, मतलब बोले तो ऐसे सिचुएशन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। जी। तो सकारात्मक प्रभाव तो आप दिखा रहे हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव? नकारात्मक मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, क्योंकि ऐसा कुछ मिला ही नहीं जो ना। मेरी माँ, जो भी हम लोगों के निर्माण, सबसे मेरी माँ की भूमिका रही। हमारा घर संयुक्त था, परिवार था हमारे घर में। उस समय 60-65 लोग हमारे घर में हुआ करते थे। हमारे दादाजी संयुक्त थे, दादाजी हमारे 3 भाई थे, चाचा थे, गाँव में हमारी। और उस समय गाँव आपको जानकर सच हुआ कि माँ, जहाँ से हमारा ननिहाल है, पंडित शिवशंकर तिवारी जी, अभी बक्सर सदर विधायक हमारे मामा है मुन्ना तिवारी जी, तो एक जमींदार परिवार से मेरी माँ आती थी। और यहाँ भी हम अस्से गृहस्थ थे, हमारे बाबा। लेकिन जो लालन पालन माता जी को हुआ, काफी उच्च स्तरीय लालन पालन माँ का, लेकिन एक गृहस्थ परिवार में फिर मेरी भी आ गई।
और घर की छोटी बहू होने के, मेरे पिताजी अपने भाइयों में सबसे छोटे थे जी। तो छोटी बहू होने के नाते घर का सारा काम मेरी माँ को करना पड़ता था। और मेरी माँ खाना बनाते हुए, मैंने लकड़ी गोईठा पर खाना बनता था उस समय, 60-65 परिवारों को खाना बनाना, और खाना बनाते समय चूल्हा के पास बैठाकर मेरी माँ पढ़कर मुझे पढ़ाती थी जी। माने काफी संघर्ष किया हमने करने का। पिताजी थोड़ा हमारे स्वतंत्र विचार के थे। और माहौल भी इसको कह सकते हैं कि मतलब माँ पिताजी दोनों ही आपको एक प्रॉपर माहौल दे रहे थे, हाँ। मतलब पढ़ाई लिखाई का, पिताजी थोड़ा और गाइडलाइन भी, जैसे जनरली अभी के दौर में अगर देखा जाए तो अब पति पत्नी दोनों ही जॉब में होते हैं, मतलब बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, और ऐसे में तो मतलब काफी अच्छा प्रॉपर गाइडलाइन दोनों तरफ से आपको मिल रहा था। बिल्कुल। जी। और मेरी माँ अपने घर की दादा दादी की सेवा करते हुए जी। और पूरे परिवार की देखभाल करते हुए हम लोगों की, हमें 4 बहन हमारी हैं जी। मैं अकेले भाई था, 5 भाई बहनों अपनी जगह पे। आपका नंबर मतलब सबसे पहला, मैं प्रथम सबसे संतान पहले हूँ उसमें? अपने घर के। जी। प्रथम संतान। जी। सबसे बड़े मतलब होने, सबसे बड़े। फिर उसके बाद मैट्रिक हमने रामरूप विश्वविद्यालय से किया, अच्छा अंक लाया। उसके बाद संत कोलंबस कॉलेज जो झारखंड का सबसे उस समय टॉप कॉलेज था, जी, उस समय भी मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और वहाँ हमने इंटर वहाँ से एडमिशन लिया। इंटर में नामांकन के बाद वहाँ मेन हॉस्टल में हम रहे। वहाँ हमारे एक वहाँ बड़े चाचा जी भी रहते थे, तो घर पे नहीं रहकर हम मेन हॉस्टल में रहे वहाँ छात्रावास में। तो डीपीएल दास उस समय हमारे हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। डॉक्टर जयेश सो उस समय हमारे प्रिंसिपल थे। उस समय लग रहा था कि हम जब एडमिशन के लिए गए तो इंटरव्यू हुआ था जी, अच्छे मार्क्स के बाद भी इंटरव्यू हुआ था और 8 लोगों की वोट बैठी थी। लगा कि हम आईएएस के किसी इंटरव्यू में बैठे हैं। जी, तो संत कोलंबस में एडमिशन होना उस समय तो बहुत बड़ी बात है। जी। ये मतलब उन लोगों का एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है जिससे गुजरना पड़ता जानना है। पड़ता है। जनरली वो कैलकुलेट कर लेते हैं वहीं पे ऐसे जी। बड़े स्कूल। जी, तो वहां से हमने इंटर किया और इंटर मेन हॉस्टल में ही जी। हम मेस सेक्रेटरी हो गए। मतलब लीडरशिप का जाके मतलब अपना नेतृत्व करता का ये दिखाना शुरू कर दिया आपने। जी। तो वहाँ पढ़ना था, तो इंटर तक तो मैं स्कॉलरशिप लिया पढ़ाई में। और उसी समय जो वही चतरा से मान्य पूर्व सांसद थे सुनील सिंह जी, जो युवा मोर्चा की भारतीय का दबाव नेता है, वो रांची से राजनीति करते थे। उन्होंने मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस समय उन्होंने ज्वाइन कर दिया। मतलब इंटरमीडिएट हाँ, इंटरमीडिएट में आप विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े। और तब वहीं से मैं जानने शुरू हुए, मैं सेक्रेटरी भी हो गए। इंटर तो हमने कर लिया, जी, लेकिन मेरी रुचि पढ़ाई में नहीं रही, लेकिन डिग्री भी मन में था कि मुझे डिग्री भी लेना है। तो वहां से मैं बिना पिताजी को बताए हुए जो इंटर पास किया हमने, तो इंटर पास करके फिर यहाँ एएन कॉलेज पटना में हुआ करता था, जहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस समय कॉपी घर में लिखी जाती थी और काफी मतलब आप शिक्षा जगत की पोल खोल रहे हैं। मैंने जो उस समय स्थिति थी, उस समय जो अभी संजय जी की मैं चर्चा की कि हमारे मामा थे उस समय अम्बुजमूल सिंह जी, यहीं हमारे विधानसभा के रहने वाले, बगल गाँव है नासिर के पास। तो वहाँ जो लोग थे उन लोग काफी वर्षों था कॉलेज के हॉस्टल पे। मैंने बिना पिताजी को बताए हुए हमने वहां से अपना टीसी कटवा कर फिर एन कॉलेज में नामांकन, पटना एन कॉलेज में नामांकन किया। मतलब घर पे कॉपी लिखवाना है, कैसे भी डिग्री प्राप्त कर लेना है। जी। इंटर तक तो मैं बता रहा हूँ कि मैं स्कॉलरशिप कोलंबस में एडमिशन होना आप समझ सकते हो। जी, जी, जी। और जब मैं एडमिशन करा के घर आया तो मेरे पिताजी बाहर बैठकर, एक अमरूद का पेड़ था वहां गुल कर, उनकी गुल की आदत है आज भी गुल करते। उन्होंने अचानक देखकर मुझे वो अचंभित हो गए, मैं कैसे आ गया। पूछा उन्होंने, हमने कहा कि हमने एडमिशन ले लिया। ये कहना कि हमने पटना एडमिशन लिया, उस समय हाथ से हाँकने वाली पंखा थी, मेरे शरीर पर 2 पंखा टूटा। अंतिम मेरी पिटाई थी पिताजी का। अब तो एडमिशन ले चुके थे और वहीं से फिर हम राजनीति में धीरे धीरे हमारी, मतलब वहां से पिताजी से 2 पंखे शरीर पे तुड़वाने के बाद अभ्यस्त हो गए कि अब भाई लाइसेंस प्राप्त हो गया, अब कुछ भी कर सकते हैं। नहीं है, अब कुछ था नहीं। जी। फिर वहां से हमने बीए किया, पीजी इन इंग्लिश किया, अंग्रेजी से हमने एमए किया। फिर यहाँ सासाराम से लॉ कॉलेज से लॉ किया। टीचर्स ट्रेनिंग भी हमने सासाराम से किया। बिहार में हमें 98% टीचर्स ट्रेनिंग आया, मैं टॉप किया। मतलब ये आप बाद में एलएलबी किया, एलएलबी भी किया आपने? एलएलबी आपने इंग्लिश से आगे पढ़ाई लिखाई भी की। तो प्रश्न ये है कि आपने कहा कि पढ़ाई में दिलचस्पी तो कम हो गई थी डिग्रियां प्राप्त करने के लिए, तो ये सारे डिग्रियां ही है या डिग्रियां ही है? इसमें कुछ मतलब नहीं, यदि मेरिट नहीं होता तो इंग्लिश में कैसे करते, ला कैसे करते? मेरिट तो कहीं था जी। लेकिन अब जो एक अध्ययन होना चाहिए कि मुझे अध्ययन करना है या मुझे पढ़ाई की जरूरत या इसके बेस पे कुछ चाहिए, हाँ चाहिए, वो नहीं रहा। उस समय से भी राजनीति मेरी शुरुआत हुई जी।
और फिर कांग्रेस यहाँ आए तो फिर वहाँ बिहार में जो कांग्रेस की थी वहाँ शंभूनाथ सिन्हा जी के संपर्क में आ गए। उसमें प्रेमचंद मिश्रा जी NSY के अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर मैं टेक्निकल सेल का जिला अध्यक्ष बना। तो मतलब लेकिन शुरुआत हुई विद्यार्थी परिषद शुरुआत हुआ। तो कंटिन्यू वही रहे फिर शिफ्ट नहीं, फिर AN कॉलेज में जब हम आ गए पटना, तो यहाँ पटना फिर कांग्रेस के लोगों के संपर्क में आ गए। फिर हमने NSY जो है मैंने टेक्निकल सेल हुआ करता था जी, राजीव गांधी ने शंभूनाथ सिन्हा जी को ऑल इंडिया टेक्निकल सेल कन्वीनर बनाया था जी, फिर रोहतास जिला को उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया। जी। तो ऐसे करके पॉलिटिक्स में आ गए आप। लेकिन ये जैसे आप मतलब ये बिल्कुल युवा काल था वो आपका, मतलब 11th-12th में आप विद्यार्थी परिषद में आ गए। मोटिव या मतलब पॉइंट क्या रहा था, वो विजन उस टाइम में क्या था कि मतलब किस वजह से चले गए इस तरह? एकाएक से भटकाव कैसे? आपके घर में तो माहौल एकदम पढ़ाई का, पिताजी सख्त, माताजी भी पढ़ा रही हैं, बच्चा उधर कैसे चला गया? देखिए, बचपन से मेरी आदत थी लोगों की मदद करने की, समाज सेवा करने की। मैं पढ़ता जरूर था, लेकिन कभी सरस्वती पूजा, लोगों को बुलाना, मतलब सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ये मेरी रुचि थी। और लोगों की सेवा करना मेरी भावना थी कि मुझे इन कामों में दिलचस्पी थी, काम करना है। ये मेरे मन में भाव था। लेकिन नौकरी की मेरे पिताजी की थी, मेरी माताजी की थी कि मैं नौकरी करूं, क्योंकि एक संतान था कि मेरे मन में कभी ये भाव नहीं रहा कि मुझे नौकरी करना है। आप तो बस वही अंदर वाला नेतृत्व करता बाहर निकल रहा था। तो फिर शुरू हुआ, और ऋण लेने के बाद फिर हुआ। और 1998 में जो लालू जी का काफी बिहार में आतंक था, नीतीश कुमार जी ने अभियान चलाया। तो ये मेरा प्रश्न क्लियर नहीं हुआ, मैं थोड़ा इसको स्पष्ट करूंगा और भी कि तो कॉलेज में आप गए और जो अंदर का नेतृत्व करता था वो किसी ना किसी रूप में आपको विद्यार्थी परिषद के साथ जोड़ दिया। फिर जैसे 98 की बात एकाएक आपने कर दी, ये मतलब इस बीच में वो नेतृत्व करता, उसका कुछ और भी रोल रहा कुछ, मतलब टेक्निकल सेल में जिला अध्यक्ष, वो आप यहाँ तक आकर के बन गए विक्रमगंज के। पढ़ाई भी मेरी चल रही थी और फिर यहाँ से राजनीति की शुरुआत हो गई। उसमें पंडित गिरिनारायण मिश्रा यहाँ के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, तहसील सांसद हुआ करते थे, चुनाव मतलब कोऑर्डिनेशन संपर्क में आ गए इन लोगों के। जी। और यहाँ तक आकर के वो आप लीडरशिप में या फिर पॉलिटिक्स में, राजनीति में ऐसे आ गए रूप से हो गए हम। जी। तो एक तरफ पढ़ाई, एक तरफ पॉलिटिक्स, ये दोनों ही शुरू हो गया आपके जीवन में। पारिवारिक जीवन कैसे चल रहा था? फिर फैमिली में क्या माहौल चल रहा था? मतलब पिताजी जैसे आपने बताया नाराज थे, डंडे मतलब पंखे तोड़ दिए आपके शरीर पे, तो घर का माहौल कैसा था? मतलब क्या घर की माहौल बताया ना कि पिताजी तो नाराज ही रहते थे। अब जो पैसे मैं लेता था पढ़ाई की किताब के नाम पे, कॉपी के नाम पे, वो पैसे मैं कभी नोटिस छपवा देता था कार्यक्रम का, कहीं कोई मीटिंग में खर्च कर देता था। तो घर में तो नाराजगी रहती थी। मैं घर से पैसा लेकर गया कि मुझे परीक्षा, ये हमें इतनी किताबें खरीदनी है, तो मैं सिर्फ नोट्स लेता था, किताबें नहीं करता था। नोट्स लेकर पढ़ के और परीक्षा देता था। लेकिन जो घर से खर्च पढ़ाई के नाम पर लेते थे, वो हमारे अब चुनाव, ये राजनीतिक जीवन में हमारे खर्च करने लगे। कार्यक्रमों को नोटिस छपवाना, पुस्तक छपवाना, कहीं बैठक करना, मतलब द्वंद्व शुरू हो गया पिताजी और। हाँ, मैं द्वंद्व नहीं हुआ, पिताजी डांटते थे, मैं सुनता था, मतलब नॉर्मल था ये, डांट सुन लेना है, खा लेना है, फिर काम वही करना है। मेरी आदत हो गई जी, घर में पिटाना, घर में डांट सुनना, मैंने अब ये आदत से बन गई। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं था जी, सुनना ही है, ऑब्वियस सी बात है। आप साधारण परिवार से हम लोग आते हैं, तो साधारण परिवार में राजनीति में कोई कहीं दूर दूर तक कहीं कोई रिश्ता नहीं। आप वैसे भी पेरेंट्स के सोच से अलग काम कर रहे हैं, गुस्सा तो होंगे ही, तो गुस्सा होना स्वाभाविक था जी। और घर की पैसा, पिताजी भी कोई बहुत बड़े नहीं थे, वो शिक्षक थे, हमारे पिताजी बाबूजी शिक्षक थे, और मुझे गर्व है कि मैं शिक्षक का संतान हूँ। तो जो भी पैसा मुझे मिलता था वो पैसा आप हमारा इन्वेस्ट करो जी, और मैं परीक्षा देता था, पास करता था जी। 98 की चर्चा आप कर रहे थे क्या, लालू प्रसाद वाला इवेंट? तो उसके बाद जब नीतीश कुमार जी बिहार में एक अभियान चले, बिहार में याद होगा डॉक्टर जगन्नाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके खिलाफ जितने युवा थे, जैसे प्रेमचंद मिश्रा जी, श्याम सुंदर सिंह धीरज जी, तारिक अनवर, शंभूनाथ सिन्हा और पंडित गिरिनारायण मिश्रा जिला के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी तुति बोलती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी पंडित गिरिनारायण मिश्रा के खिलाफ कोई सभा करते। उस समय भी हम शंभूनाथ सिन्हा जी के साथ थे, हमारी प्रतिबद्धता शंभूनाथ सिन्हा के साथ। तो जब शंभूनाथ सिन्हा ने डॉक्टर जगन्नाथ, वजह है उसके पीछे, मतलब उस प्रतिबद्धता के पीछे की वजह है, अब उनके साथ उन्होंने मुझे राजनीति में हालाया, मेरी प्रतिबद्धता उनके पास स्वाभाविक होगी। तो जब उन्होंने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का विरोध किया तो हम भी उनके विरोध में आ गए, और पंडित गिरिनारायण मिश्रा जी यहाँ तपे तपाया, और यहाँ काफी दबंग, यहाँ के से काफी उनकी लोकप्रियता यहाँ थी। ससुराल में पंडित गिरिनारायण जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ उस समय सभा करना बहुत बड़ी बात थी, और एक अभियान चला था तारिक अनवर जी वगैरह का, सबका पूरी बिहार में घूमने का।
तो हमने साहस किया और सहस्राम में सबसे बड़ा उनका कार्यक्रम करा, सबसे बड़ा कार्यक्रम करा, सफल कार्यक्रम। जी, नेतृत्व मतलब सारे आपकी देखरेख में, आपके निगरानी हमारी अपनी अध्यक्षता में हमने कराया। में, आपकी अध्यक्षता में। आपको होगा कि हमने कोई ऐसा बाकी नहीं है जिनका कार्यक्रम हमने नहीं करा उस समय। और पॉलिटिकल साइंस की नाराजगी के बावजूद हमने एक सफल कार्यक्रम करा। तारिक अनवरी साहब, सुंदर सिंह देव, प्रेमचंद मिश्रा का सबसे बड़ी सभा हमने करा हुआ सभा हुई। उसके बाद यहाँ से हुआ करते थे जो अपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत आजाद थे जी, जब मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ आए थे, जो उन्होंने सहकारिता के खिलाफ आंदोलन चलाया, तो तपेश्वर बाबू की धरती रही है, तो उनके मुख्य में लोगों ने काली पुतले का भी काम किया था। उस समय काला नमक फेंका था। तो उनकी इच्छा थी कि एक बार हम विक्रमण करें, उनकी सभा कराया। जयनाथ जी की भी सभा हमने अपनी अध्यक्षता में यहाँ कराया। उस बचपन के अपनी अध्यक्षता में कराया। फिर हम तिवारी कांग्रेस में गए शंभुनाथ सिन्हा जी के साथ। उसके बाद तो फिर यहाँ अर्जुन सिंह जी की हमने सभा अपनी अध्यक्षता में कराया। उसी एनडी तिवारी जी थे, उनकी भी सभा हमने अपनी अध्यक्षता में कराया। मतलब परिपक्वता आ रही थी उस वक्त में ही, मतलब काम शुरू था जी। मानी जितनी सभा हमने विक्रमगंज में कराया, अपनी अध्यक्षता में कराया जी जी। एक तरफ ये मतलब राजनीति तो चल ही रही थी, एजुकेशन आपका पैरेलल डिग्री आप हासिल कर ही रहे थे। पारिवारिक जीवन मतलब कब स्टार्ट हुआ, मतलब वैवाहिक जीवन की अगर बात की जाए? 1995 में मेरी शादी हुई जी। हमारे ससुर जी चंडीगढ़ में हिंदी के प्रोफेसर थे। आप रहने वाले यही कुआख नगर पंचायत है जी, दावत ब्लॉक में जी, जोगिनी गांव है जी। तो श्री सत्यव्रत द्विवेदी जी वहाँ चंडीगढ़ में हिंदी के एडब डिपार्टमेंट डीएवी खोले। तो मतलब ये 95 में आप हमारी शादी हो गई, और ये 98 की घटना, मतलब शादी होने के बाद भी ये सारा यही रहे। जैसे एक तरफ जब आपका एजुकेशन चल रहा था, आप पढ़ाई कर रहे थे, उसी वक्त आपकी शादी हो गई, पैरेलली ये चल रहा था, पॉलिटिक्स चल रहा था, राजनीति चल रही थी जी। मेरी जो शादी हुई, ससुर जी के दिमाग में था कि अंग्रेजी सामने किया लाख किया है, नौकरी करेंगे। और आपको जानते हैं असर होगा कि जब मेरे ससुर जी शादी करने के लिए आए तो हमने स्पष्ट शब्दों में उनको अलग बिठाकर हमने कहा था कि मुझे नौकरी नहीं करना है दिमाग में। उस समय भी हमने मजबूती से अपने ससुर जी को बताया था कि हमें नौकरी नहीं करना है। मतलब दृढ़ता थी स्टार्टिंग से ही, अंदर से ही दृढ़। बिल्कुल, जब पिताजी से नहीं कर सकता था ये बात, लेकिन ससुर जी को बताया था कि भाई शादी आप करने मेरी याद है, लेकिन मुझे नौकरी, ये अगर समझना है कि मेरी डिग्री है और डिग्री के अनुकूल आप शादी कर रहे हैं तो मुझे नौकरी नहीं करनी है। फिर भी उन्होंने, शादी वहां होना था, मेरा बंधन बंधना था, वहां मेरी शादी हुई जी। बच्चों वगैरह की बात कीजिए? जी, हमारे 3 बच्चे हैं। पहला मेरी बेटी है जो शादी होगी, पिछली साल ही हमने शादी किया जी, बेंगलोर में हो। अब थोड़ी पॉलिटिक्स की चर्चा शुरू करें अगर, तो 11th 12th में आप विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ गए। 11th में, और जब आप उस वक्त में जब आप पॉलिटिक्स शुरू कर रहे थे, या जब उस तरफ दिलचस्पी बढ़ रही थी, तो प्रेरणा के तौर पे किन्हें देखते थे आप, मतलब किनसे प्रभावित हुआ करते थे उस वक्त में? प्रेरणा स्रोत आपके कौन है? उस समय तो बताया ना कि उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी जो उस समय सुनील सिंह जी थे, जो समय तक मैं मैट्रिक पास करके जस्ट गया ही थे, जो चित्रा से सांसद थे, उनके ही देखरेख में हमने किया, जो झारखंड में थे उस समय वो। और जब मैं बिहार आया तो फिर कांग्रेस के लोगों से मुलाकात हो गई। जो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि आप मतलब जीवन में अपने प्रेरणा स्रोत किसे देखते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि आप तो कांग्रेस के सपोर्ट में भी रहे, विद्यार्थी परिषद यानी भारतीय जनता पार्टी में भी आप रहे, और भी मतलब इंडिविजुअल लोगों के भी तौर पे आप। दिलचस्प बता दो कि हमारे बाबा जी बिल्कुल कांग्रेसी थे, लेकिन हमारे पिताजी जनसंघी थे। जब गांव पर बूथ पर वोटिंग हो रहा था, पिताजी हमारे उस समय स्नातक कर रहे थे आरा जैन कॉलेज, महाराजा कॉलेज के छात्र थे। पिताजी आकर बूथ पर देरी छाप था चुनाव समय, वो जनसंघ को वोट दिलवाने लगे। ये सूचना गांव के लोगों ने बाबा को दिया कि आप ही के लड़का बूथ को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप जनसंघ को टिकट दे रहे हैं। दुनाली गन था मेरे गन में, बाबा फायर करते हुए अपने बेटे पर ही आगे बूथ पे जी, मतलब वहां पे भी दोनों में शुरू हो। पिताजी को भाग गए, बाबा आए तो, और भागे तो 2 साल तक मेरे पिताजी को घर से खर्च नहीं गया। फिर हमारे बड़े जिन्होंने चर्चा किया, बड़े चाचा जी जो हमारे हजारी भाग थे, वो बाबा के बिना बताए हुए उनको खर्च भेजा करते थे। बाबा, पिताजी हमारे जनसंघी थे और बाबा हमारे कांग्रेसी थे, तो 2 साल तक हमारे बड़े पिताजी ने उनको खर्च भेजा जी। मतलब राजनीतिक मतभेद स्टार्टिंग से ही आपके फैमिली पे, मतलब उस समय था, राजनीतिक में कोई नहीं थे, लेकिन एक विचारों का मतभेद जी, जनसंघ के संपर्क में जी।
चलिए आप फिर वो पल कब आया? जैसे ये तो सब कुछ चल रहा था, कार्यक्रम चल रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे। मैं मेरा प्रश्न कि वो पल कब आया जब लगा कि अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? तो चुनाव लड़ने वाली बात 2000 में आप पहली बार चुनाव लड़े, तो ये कैसे सिलसिला शुरू? चुनाव लड़ने वाली बात पहले कभी नहीं थी जी। जब बिहार में लालू जी का आतंक राज था और इस आतंक राज के खिलाफ जब नीतीश जी ने बिहार में मुहिम छुड़ा था 1998 में, तो मुझे लगा कि इस लालू के आतंक के खिलाफ नीतीश जी के साथ खड़ा होना चाहिए। और 1998 में एक बहुत बड़ी सभा हमने कराई नीतीश जी के यहाँ विक्रमगंज में। अब आश्चर्य होगा आपको कि 98 में नीतीश जी 10 बजे रात को आए थे और फिर यहाँ भोजन के भी कार्यक्रम था मेरे आवास पे। 10 बजे रात को रहे तो सुबह 4 बजे तक वो भोज का कार्यक्रम चलता रहा। नीतीश जी उसी समय प्रभावित हो गए। 98 की बात है। 98 की मैं बात करूँ। मारे इतने लोग की संख्या सोच सकते हैं कि 10 बजे जो भोजन शुरू होता है मेरे आवास पे, नीतीश जी लेट से बिहार का दौरा पे निकले थे, शिवानंद तिवारी जी उस समय उनके साथ। जब 10 बजे रात को है तो 4 बजे तक नीतीश जी बैठे रह गए और 4 बजे तक लोगों का भोजन होता रहा। जी, दो प्रश्न यहाँ पे मैं मतलब एक तो स्किप कर रहा हूं मैं कि जैसे आपने एलएलबी भी किया, ये सारी डिग्रियां भी आपने ली, तो कभी कुछ ऐसा प्रैक्टिस वगैरह कभी कुछ लाइफ में किया या बस वो ऐसे ही है? मैं पहला माता जी के बहुत दबाव थे जी। हमने जब लॉ की डिग्री ले लिया जी, तो उमेश प्रसाद मिश्रा जी हमारे अधिवक्ता है, सीनियर अधिवक्ता है। मैं 1 सप्ताह तक न्यायालय पर गया था। पूरा अपना वो कोर्ट वगैरह से बैच वगैरह लेकर के वहाँ अपना टेबल लगाया, कुर्सी लगाया। जब 1 सप्ताह वहाँ बैठा तो लोगों की भीड़ आती थी। जी। तो महीने रोज प्रत्येक दिन 400-500 रुपए चाय के खर्च होते थे। अब हमारे सीनियर ने हाथ जोड़ा कि भाई आप आना बंद कर दीजिए, आप मत आइए। फिर मैं 1 सप्ताह के बाद न्यायालय पर गया ही नहीं। मतलब वो आपके लोग हुआ करते थे जो आपके आते थे, जो पहुंच जाते थे कि आप यहाँ हैं तो आपसे मिलने जुलने बातें करते। उस समय से आदत थी खिलाने पिलाने की। जी। भाई जो आए मिलने के तो चाय पानी तो कराएंगे ही। अब वो जो 400-500 आता था मेरे सीनियर के बोझे पर पड़ जाता था। जी। तब उनको परेशानी होने लगी। उन्होंने कहा कि भैया छोड़ दीजिए काम आप। जी। तो हमने फिर छोड़ दिया। 1 सप्ताह के बाद फिर मैं नहीं गया। 1 सप्ताह वैसे मैं बार का मेंबर भी था बहुत दिनों तक जी। भी है, लेकिन कभी प्रैक्टिस उस लेवल पे किया नहीं। जी। दूसरी बात की जो आपने बोली कि नीतीश कुमार ये 98 की ये की बात की, उससे पहले आप पार्टी ज्वाइन कर चुके थे? जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइन किया ना, वही समता पार्टी था। समता पार्टी, समता भाजपा का एलायंस था, एनडीए गठबंधन था। हाँ ठीक है। तो जब नीतीश कुमार जी यहाँ भोज में आए थे, जो आपने निमंत्रण किया, उससे पहले आप समता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे या उसके बाद? उसी दिन ज्वाइन किए। उसी दिन यहाँ सभा करा के दुर्गा स्थान पे सभा हुई थी मैदान में, वहीं हमने अपनी अध्यक्षता में सभा करा और वही योगदान करा नीतीश जी के नेतृत्व में। जी। समता पार्टी ज्वाइन कर लिया। पार्टी ज्वाइन। पहली बार आपको समता पार्टी से टिकट मिला 2000 में। 2000 और आप मतलब चुनाव तो लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है फिर? चुनाव तो हार गए आप, तो एक मनोबल डाउन हो जाने वाली बात? या नहीं, डाउन नहीं हुआ। जब मैं पहली बार हारा तो वो भी एक दिलचस्प कहानी। चुनाव हारने के बाद हम लोग लगभग 127 अपने युवा साथी, यहाँ जो श्याम पैकेज है, श्याम बिहारी सिंह जी उसके प्रोप्राइटर हुआ करते थे, हमारे अभिभावक तुल्य थे। हम लोग 127 आदमी चुनाव काउंटिंग के बाद हम लोग सिनेमा देखने गए यहाँ श्याम पैकेज पे, चुनाव हारने के बाद। पहला था, बचपना थी, टिकट मिला। क्या एज था आपका उस वक्त? 69 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जोड़ लीजिए। अब जोड़ना आप कैलकुलेट अगर आपको याद हो। लगभग 28 वर्ष। 28 वर्ष। 28 वर्ष की उम्र में पहली बार चुनाव लड़े, अब जीत हासिल नहीं हुआ तो भाई वो युवा काल था, चलो सब एंजॉय करते हैं, पहले दिमाग को शांत करते हैं, आगे सोचते हैं। दिमाग शांति था, कभी दिमाग मेरा शांत नहीं रहा जी, क्योंकि हमने बचपन से संघर्ष नहीं। लेकिन एक घटना मतलब आगे, ये तो जिक्र आगे होना चाहिए था, लेकिन बात यहाँ आपने बोल दी कि दिमाग शांति है, दिमाग शांति रहता है, कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। एक घटना भी आपके साथ, मतलब आपके चुनावी हलफनामे में भी एक कांड का जिक्र किया जाता है, आप भी मेंशन करते हैं वहां पे। वो घटना क्या है फिर, मतलब उसको कैसे देखते हैं? काफी पेपरबाजी हुई, अभी भी मीडिया में कभी कभी पदाधिकारी वाला। जी। देखिए, मैं जब चुनाव जीता, मैं ये प्रश्न इस वजह से है कि आपने बोला दिमाग शांति रहता है, तो फिर ये मामला कैसे? ये मैं बताता हूँ जी। मैंने बताया, मेरी हमेशा रुचि लोगों की सेवा का भाव रहा है। जब मैं चुनाव के लिए लोगों के बीच आशीर्वाद मांगने जाता था, तो सोच लिया कि नीतीश जी की सरकार 5 में बनी थी और मैं 10 का चुनाव लड़ रहा था। 10 के पहले जब मैं गांव में जाता था तो लोगों का हुजूम पड़ता था, गरीबों का, कि मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है। कोई कहता था कि वृद्धा पेंशन जमा किया है, फाड़ के फेंक दिया गया, मुखिया के फेंक दिया गया। तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी, भाई सरकार दे रही है, उनके पेंशन स्वीकृत क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं चुनाव लड़ा
लोगों के आशीर्वाद से उन लोगों ने मुझे अपना सेवक बना दिया। सबसे पहले हमने बैठक कराई अनुमंडल पदाधिकारी राजेश। ये तो 2010 की बात, 10 की मैं बोल 10 की बात, 10 की जगह ये घटना कब की है? 10 की घटना, 10 की घटना, 10 की घटना जी। उसके पहले भी हम पर 19 मुकदमे हुए हैं, 1-2 मुकदमे नहीं हुए जी, लेकिन कोई मुकदमा आपराधिक मुकदमा नहीं हुआ है। जी, कहीं रोड जाम का मुकदमा है, लोगों की हत्या हुई है, हत्या के 100 लेकर हम वहां सब बैठे हुए हैं। अब यहाँ हुआ करते थे उस समय एसपी, ये बहुत चर्चित नाम था मीना जी, जी, वो काफी हमारे अजीत सिंह सांसद वगैरह बोलते थे काउंटर करा देंगे, उनको समझा देंगे। अजीत भैया कहते थे कि आप क्या करते हैं, तो हमने कहा कि अरे भाई हम लोगों की राजनीति करते हैं, आपके पास संसाधन, आप संसाधन से राजनीति करते हैं, हमारी पूंजी हमारे लोग हैं। अब निर्दोष लोगों की हत्या होगी और उनको न्याय नहीं मिलेगा तो सड़क ही मेरा रास्ता है। तो 19 मुकदमे हम पर किए गए। जी। ये 2000 से 2010 तक की बात, 10 मैंने वही लालू जी 5 तक, 2005 तक, 5 तक जी, 10वें जो मुकदमा हुआ वही सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमारा काम। हमने मंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कराई। बाकी की मामला क्या है, तो उस समय था कि जो हमारे मुखिया हैं, समिति हैं, बेचारे वो जमा कर रहे थे, वो बंडल के बंडल बनाकर मंडल पदाधिकारी जमा करा देते जी, पेंशन और इन सारी चीजों से। वो चाहते थे कि प्रति आवेदन 5 रुपये उनको मिले। अब गरीब आदमी 5 रुपये कहां से देगा, कोई मुखिया कहां से शुल्क देगा। ये बात है, हमने उस समय अनुपम कुमार हमें डीएम हुआ करते थे, मैं डीएम से कहा मात्र 8 दिन के अंदर हमने चर्चा की इस विषय पर। अनुपम कुमार जी ने उनको पहले ठीक किया कि भाई आप इसको ठीक करो, नहीं किए। फिर मैं दोबारा गया, उससे अनुमंडल पदाधिकारी भी आ गए, चैम्बर में 2 मिनट खड़ा रखे अनुपम कुमार, उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ, तब बात समझ पर आ गई। उसके बाद वही अनुमंडल पदाधिकारी पेट्रोल चलाकर रात रात भर सैंक्शन किया। मैं आपको बता दूं कि काराकाट ब्लॉक में जहां मात्र 2000 लोगों को पेंशन मिला करता था, भाकपा माले उसी पर राजनीति करती थी, रोज लाल झंडा लेकर धरना प्रदर्शन करने का काम करती थी, लेकिन सैंक्शन नहीं होता था। लेकिन एक चुनाव जीतने के 1 सप्ताह के बाद मुझे खुशी भी है, सिर्फ एक ब्लॉक में 2000 से आप देखेंगे रिकॉर्ड 18,000 लोगों की पेंशन स्वीकृति सिर्फ काराकाट ब्लॉक में, मान 16,000 गरीब वंचित थे पेंशन से। वो जनरेट हुआ, झगड़ा जो चर्चा हुई, फिर मुकदमा हुआ। हमने फिर जो हमारा विशेषाधिकार है विधानसभा में जहाँ पनिश भी हुआ। आज उनके 3 स्टेटमेंट रुकने का वहां से आदेश हुआ, उनके सर्विस बुक को दंड लिखा गया, सही पाया गया उनकी जो हरकत थी। तो एक्चुअली घटना की अगर बात की जाए तो कुछ मीडिया अखबार पेपर में छपा ऐसा कि मतलब सड़क पे आप लोग दोनों की गाड़ियां खड़ी थी, कुछ इस तरह का। नहीं, गाड़ियां नहीं खड़ी थी, फोन पर ही बात करी, फोन पे बात। उन्होंने मुझे कहा कि मैं गोली मार लूंगा। कहा क्या है बताया, मैं तो डीएम के पास पहुंचा, एसपी को होने बोला, उस समय एसपी यहाँ विकास बाबा जी थे। डीएम ने कहा कि फैर मैं समझाता हूँ, कहा ठीक है नहीं करेंगे। सरस्वती पूजा का दिन था, मैं सरस्वती पूजा कार्यक्रम में निकल गया। देर रात को मैं वापस लौटा, एसपी बोलते कि नहीं मान रहा है, एफआईआर कर रहे हैं। भाई आप ये चाहते थे एफआईआर करना, कर सकते हैं। फिर हमने 1:30 बजे रात में एफआईआर की और फिर सुबह हमने अपने सचेतक हुआ करते थे श्रवण कुमार जी, हमने उनसे बात किया, फिर जाकर विशेषाधिकारी पर विशेषाधिकारी ने मामला को दिया विधानसभा अध्यक्ष जी को। आज तो वो मामला नहीं है, अब नहीं तो हो गया, फाइनल हो गया, उसको सजा हो गई। अब जो हमारे विशेषाधिकार से बीती थी, उस समय अध्यक्ष जी ने 3 इंस्टॉलमेंट काटने का दिया आदेश और उनके सर्विस को दंड लिखा है। चलिए, ये मतलब चर्चा होती है इसकी काफी, इसलिए मैंने सोचा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे खुलासा, कुछ स्पष्टीकरण तो आपके तरफ से आना ही चाहिए कि क्या मामला है। बिल्कुल। 2000 से 2005 तक 19 मुकदमे आपके ऊपर आ गए, एक बड़े आरोप में मतलब पदाधिकारी से भी भिड़ गए आप, जो बोलते हैं ठप्पा, पॉलिटिकल इलेक्शन राजनीतिक होने का पूरा ठप्पा आपके ऊपर लग गया। 2010 में आप चुनाव जीते, विधायक बन गए। अब आपके पास मौका आया काम करने का, अपनी महत्वाकांक्षाओं को या अपनी सोच को, अपने विजन को पूरा करने का। तो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो। आप महत्वपूर्ण कार्य सबसे बड़े बता दें आपको, जो हमने लोगों से वादा किया था अपने मालिक से, कि काराकाट की आवाज बनकर हमेशा सदन में गूंजता रहेगा और कभी कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सर नीचे करना। मैं लगातार सदन में आप देखेंगे कोई ऐसा सदन की कार्रवाई नहीं है जिसमें मेरा सवाल नहीं खड़ा है सदन का। जी, कभी कभी हम पर नीतीश जी और अन्य लोग भी सवाल खड़ा, उदयनारायण चौधरी जी अध्यक्ष हुआ करते थे, भाई तुम सत्ता में हो। अब एक बार तो माननीय विजेंद्र यादव जी हमारे कुर्सी के पास चले आए, तुम भूल गए एक मामला था यही रोहतास जिले का, जो हमारा मांझर कुंड है, धुआं कुंड है, उसको विकसित करने की बात की। 6 महीना पहले मेरे विधानसभा में क्वेश्चन था उसे विकसित करने की, तो जवाब था सरकार का कि डीएम से रिपोर्ट मांगा गया। फिर 6 महीना बाद में सवाल था तो यही उत्तर था हमारे अध्यक्ष जी का। हमने आसन से आग्रह किया
कि अध्यक्ष जी या तो सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है या फिर सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, क्योंकि मैं वहां अपने जनता का प्रतिनिधि बन के गया। विजेंद्र जी आके मेरे चेयर पे आके, मेरे कुर्सी के पास आके भूल गए क्या सत्ताधारी दल के विधायक। मैंने उनका सम्मान किया, मैं चुप होकर बैठ गया, क्योंकि सम्मान किया, मेरा नेता है कि मैं कभी जनता की सवाल। तो मतलब इससे क्या, इस बात से आपके इस इंसिडेंट से ऐसा क्या समझ में, मतलब हमारे को क्या समझना चाहिए या पब्लिक को क्या समझना चाहिए कि ऐसे जब सत्ताधारी के लोग होते हैं या ऐसे और भी लोग हैं, आप इकलौते नहीं हैं जो इस तरह का, जैसे मैं आपकी ही पार्टी में अगर बात करूं और बड़े मतलब व्यापक लेवल पे अगर केंद्रीय स्तर पे मैं इसको देखूं तो एक तरफ मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी जी ऑलवेज उनके ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। तो क्या ऐसे सत्ताधारी होने के बाद, सत्ता में रहने के बाद या जिस पार्टी की सत्ता होती है उनके अपने विचारों को या बोले तो सशक्त विचारों को दबा दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी इस घटना से क्या देखिए, समझा? मैं बताता हूं, मैं यदि सदन में हूं जी तो सदन में मैं जनता का सेवक हूं। जी पार्टी फोरम पर हूं तो मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। जी। तो जब मैं सदन में चर्चा करूंगा तो मैं जनता की सदैव हित के ख्याल रखूंगा। नहीं, मैं मतलब इसको निगेटिविटी में नहीं, चूंकि हम लोग सकारात्मक बात करने वाले हैं और निगेटिविटी में इसको नहीं लेंगे, लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पे है, आपने बोला कि माननीय विजेंद्र जी आ गए आपके सीट तक और उन्होंने कहा कि आप भूल गए क्या कि आप सत्ताधारी मतलब रूलिंग पार्टी के विधायक हो गए, तो आपने बोला कि आप फिर शांत हो गए, बैठ गए, तो चूंकि रूलिंग पार्टी के विधायक थे इसलिए शांत हो गए, बैठ गए, अपने आवाज को बुलंद नहीं किया? नहीं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को गंभीरता से लिया। नीतीश जी तुरंत अपने चेंबर में जाते हैं, मुझे बुलाया जाता है और तुरंत डीएम को फोन लगाया जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो हमारे मतलब एक्शन हुआ, एक्शन तुरंत हुआ। और फिर डीएम के क्लास लगता है अंशुल कुमार जी को कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। तो नेतृत्व जो हमारा है, नेतृत्व सबल है, संवेदनशील है। तुरंत मुख्यमंत्री अपने चेंबर में जाते हैं उनके सदन से और मुझे तुरंत बुलाया जाता है मार्शल के द्वारा कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं। मतलब इसका इफेक्ट हो गया, तुरंत प्रभाव दिख गया। जी। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से हुआ कि गांव में बिजली नहीं हुआ करता था, तो हुआ कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से माननीय विधायक अनुशंसा कर सकते हैं अपने गांव में बिजली के लिए जहां तार और पोल है। जरा बता दीजिए, लालू की सरकार के बाद किसी गांव में तार पोल बचा था क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्यय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने 177 गांवों का अनुशंसा किया। प्रत्यय अमृत जी ने काराकाट विधानसभा क्षेत्र का स्पेशल 3 बार बैठक करके और उन 177 गांवों में बिजली स्थापित करने का काम किया। तो जो मेरा 5 साल का आप कार्यकाल देखेंगे, मैंने 5 साल के पहले की अगर उपलब्धि देखेंगे तो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार। लेकिन जब तक मेरा मानना है किसी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि अगर जागरूक नहीं होगा तो सरकार की लाख योजनाएं अगर हो वो क्रियान्वित नहीं हो सकती है, जगह पे धरातल को नहीं उतारा जा सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति, और आपको वहां जागरूक होना होगा। उन योजनाओं को हम क्षेत्र में कैसे ला सकते हैं। इस बीच में मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा, 2 प्रश्न मेरे पास एक उत्पन्न हो रहा है, एक तो स्किप कर रहा है, छूट रहा है, पुराना प्रश्न है हमारे पास। क्रीड़ा भारती, मतलब सारी बातें तो हुई लेकिन बीच में क्रीड़ा भारती कहीं छूट रही है, मतलब इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ, ये कैसे हुआ, मतलब ये क्या है? पहले तो क्रीड़ा भारती को समझाएं और उसके बाद आगे इस पे हम लोग आप चर्चा करें कैसे शुरुआत हुई इसकी। देखिए, जब मैं सदन का सदस्य बन के गया, विधायक दल की बैठक हो रही थी, आपको याद होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का भोज कैंसिल हुआ था। जी, वो मतलब जी जो जेडीयू और बीजेपी जहां से अलग हुई, वो जो उसके बाद अलग हुई, जी, वो घटना तो वही थी, उसी वजह तो वही बनाया गया कि भाई चूड़ा दही का प्लेट खींच लिया जेडीयू ने, कुछ इस तरह का मीडिया में जो बातें चलती थी, कैंसिल कर दिया जी भोजन। उन्होंने भोज पे आमंत्रित किया। इसी को तो सर हम लोग गांव वाले लोग हैं, अंगिया देके बीजे गायब करना, इसी को जानते हैं। बिल्कुल। तो उस समय बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी और समाज को भी अच्छा नहीं लगा। तो विधायक दल की बैठक में हमने इसका विरोध किया था। विरोध मतलब हमने अपनी भावनाओं को रखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो घटना घटी है ये समाज में इसका संदेश अच्छा नहीं गया। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि आप समता पार्टी से जुड़े थे और बाद में जेडीयू हुई तो आप जेडीयू में एज इट इज बने हुए थे, समता पार्टी से जेडीयू थे। समता पार्टी ही जेडीयू था जी। तो समता पार्टी से जेडीयू तक चूंकि वो बातें हमारी आई और जेडीयू वाली नहीं आई है, इसलिए मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि आप समता पार्टी से जेडीयू तक कंटिन्यू नीतीश कुमार जी के साथ बने हुए थे। जी। और अभी हमारी बात रह गई है वो महत्वपूर्ण कार्यों वाली जो बात चल रही थी, बीच में ये प्रश्न आ गया है जो आप वो भोज वाली बात कर रहे हैं। आपकी जवाब पर मैं जा रहा हूँ जी, मैं आपके प्रश्न के जवाब ही दे रहा हूँ जी, और वो प्रश्न का जवाब इसी में छिपा हुआ है। जी बिल्कुल।
तो विधायक, मैं जेडीयू का विधायक होते हुए भी हमने इस सवाल को कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, इसका संदेश अच्छा नहीं गया है जी। मेरी बात प्रोसीडिंग में नोट की जाए जी। ये बात उस समय माननीय मंगल पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष थे और हमारे नेता थे, इस समय नहीं रहे आज, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी। बात वहां तक पहुंची, उसी समय वो लोग मेरे संपर्क में आए कि आप इस इश्यू पर रिजाइन करके और भारतीय जनता पार्टी में आप डालें। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम नीतीश जी के साथ हैं। मैं एक छोटा सा सवाल इसमें और जोड़ दूंगा यहाँ पे। हम लोग वैसे ही बातें करेंगे, लेकिन चूंकि आपने बोला कि मंगल पांडे जी ने और सुशील कुमार मोदी जी ने आपको बोला कि आप रिजाइन करके आप यहाँ पे आ जाइए, जनरली बातें की जाती है ऐसी, मतलब जब इस तरह की कोई भी दो पार्टियों का अलगाव होता है, या इस बार भी जब आरजेडी के साथ सत्ता में थे नीतीश कुमार, फिर अलगाव हुआ, तो ये आरोप या इस तरह की बातें चर्चा में अक्सर रहती है, तोड़ लिया गया, खरीद लिया गया, तो मामला क्या था? मतलब कुछ ऐसा था या फिर विचारधारा? विचार की बात जी। जो हमने कहा ना कि माननीय मोदी जी से हम धीरे धीरे प्रभावित होने लगे जी। तो हमने उस समय नहीं, हमने कहा कि नहीं, अभी हम नहीं जा सकते जी। लेकिन जब नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ गए जी। तो मैं उस समय जेडीयू का जिला अध्यक्ष था यहाँ का, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जिला अध्यक्ष बनाया। हमने रिजाइन करके बहन के यहाँ प्रवेश था, मैं चला गया था जयपुर। उस समय माननीय रामधनी बाबू हमारे शाहबाद के कदावर नेता हुआ करते थे और स्वास्थ्य मंत्री थे। मतलब आपने भोज कैंसिल होने पे यहाँ से रिजाइन कर दिया? नहीं, भोज कैंसिल नहीं किया। जब वो लालू जी के साथ गए, लालू जी के साथ जाने का निर्णय लिए, जब समय आपके मुख्यमंत्री हमारे बिहार के माननीय मांझी जी हुआ करते थे, जितन राम नहीं थे जी, लेकिन नीतीश जी ने हम लालू जी के साथ जाएंगे जी। तो उस इशू पर हमने रिजाइन किया और रिजाइनेशन लेटर अपने पार्टी कार्यालय को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और एक अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, मुख्यमंत्री नहीं थे जी, नेता को अपने भेज कर, क्योंकि हमारे नेता नीतीश जी, नो डाउट। मैं सदन में गया तो नीतीश जी के आशीर्वाद से गया जी, और काफी उनका मुझे स्नेह मिला, इसमें कोई शक नहीं। आज भी मेरा उनके प्रति बहुत सम्मान है। लेकिन जिन नीतियों के चलते हम नीतीश कुमार साथ आए थे, जिन लालू के कुशासन के खिलाफ, फिर उस नीति लालू के साथ हम जाना नहीं चाह सकते। तो मैं चला गया जयपुर। जयपुर से जैसे ही उतरा, हमें रामधनी बाबू हमको वही स्टेशन से लेकर माननीय नीतीश जी के आवास में चले। लंबी चर्चा हमारी हुई। हमने कहा कि मान मनोबल वाली बातें, मान मन नहीं बने नीतीश जी की, चूंकि हमको उन्होंने पुत्रोत सम्मान, उन्होंने मुझे प्यार दिया था और हमारी भी उनके प्रति एक सम्मान, आज भी सम्मान है, समर्पण, सम्मान, बिल्कुल सम्मान और समर्पण है। क्योंकि नीतीश जी ने जो दिया, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। तो हमने अपनी बात को स्पष्टता से कहा कि हम लालू जी के साथ नहीं जा सकते। बहुत तरह की बातें हुई लेकिन हम नहीं हुए, फिर बातें नहीं बनी मतलब, क्योंकि हम उसमें सुपर है कि भाई आप इंडिया के साथ ही थे, मैं आज वहीं रह रहा हूँ। फिर मैं सुशील मोदी जी के संसर्ग में आया, फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी रिजाइन किया, फिर संसर्ग में आया, फिर मांझी जी को लेकर पूरे बिहार में मांझी जी की सभा, सबसे पहली सभा हमने अपने यहीं कराया। तो 16 विधायक उस समय बागी थे, 16 विधायकों लोगों की भी सभा हमने सबसे पहले अगर शुरुआत बिहार में हुई, इसी काराकाट के धरती से विक्रम से किया, सबसे पहले हुआ था। और आने के बाद जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, आपको जानकर होगा कि हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, मैं स्वयंसेवक तो मैं 10 नहीं बन गया, क्योंकि माननीय जब मैं विधायक बना, यहाँ से प्रतिनिधि बना लोगों का, तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघचालक हमारे गांव के ही हैं बाबा, उन्होंने मुझे आग्रह किया, उन्होंने कहा कि गुरु पूजन में आप आइए। और गुरु पूजन में मैं 10 में सबसे पहली बार गया। तो गुरु पूजन में जाने के बाद यदि ध्वज का प्रणाम होता है, उसी से हम स्वयंसेवक हो जाते। तो स्वयंसेवक में 10 में ही बन गया, हमने ध्वज को प्रणाम किया। जो हमारा अखंड भारत का प्रतीक ध्वज है, हमने प्रणाम किया। तो मतलब अगर ओवरऑल मैं आपकी स्टोरी को अगर देख रहा हूँ, दूर से सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो कनेक्टिविटी सभी के साथ बनी हुई थी आपकी। मतलब कांग्रेस वालों के साथ भी आपकी कनेक्टिविटी रही, समता में पार्टी में भी रही, और बीजेपी मतलब आरएसएस, छात्र संघ, मतलब आप सभी में जुड़े रहे। बोले तो आज के जमाने के पॉलिटिक्स के जितने भी फॉर्मेट हैं, सभी फॉर्मेट में आप अपने आप को, नहीं आज के समय के मैं उसमें मैं फीट बैठता जी। आज सर फीट बैठता तो मैं यहाँ से मंत्री रहता, मैं कभी चुनाव नहीं हारता है कहीं कुछ। मैं अपने जो हमारी अंदर जो सिद्धांत की है, नीति अपनी है, उस नीति पर ही मुझे रहना है जी। वो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान भी पहुंचाता है जी। और मुझे कहीं प्रसन्नता भी होती है जी। और मैं जब आया तो आज मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का 3य वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक भी हूँ। हमने 3य वर्ष तक किया और तब मुझे दायित्व मिला क्रीड़ा भारती का प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ धनबाद में त्रैवार्षिक अधिवेशन होना था, उसके पूर्व मुझे यहाँ तो क्रीड़ा भारती मतलब आरएसएस का विंग है जी। आरएसएस का विंग संगठन हमारा है जी। हमारी मात्र
संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। जी। तो वहां से जब आप मतलब 3 वर्षों तक लगातार ये किए तो फिर आपको प्रथम द्वितीय अलग अलग होता है जी मैं तृतीय वर्ष किया, मैं प्रशिक्षित स्वयंसेवक बना तृतीय वर्ष, जी जो अंतिम नागपुर से हमारा होता है। जी नागपुर हम लोगों का तीर्थ स्थान है। जी। तब जाकर के क्रीड़ा भारती के आपको आप जी। प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया गया। जी। तो इसमें होता क्या है, मतलब कुछ इसके खास प्रयोजनों पे अगर प्रकाश डालें। क्रीड़ा भारती मुख्य रूप से क्या करती है, देखिए हो क्या है हमारा कि हम देश के मतलब ये प्रश्न इस वजह से है कि काफी युवा सुनते हैं आप जैसे लोगों को। हम देश के 135 करोड़ लोगों के लिए क्रीड़ा भारती काम करती है। जो हमारे खेल के विभिन्न संगठन हैं वो सिर्फ अपनी संगठन की चिंता करते हैं, लेकिन हमारी क्रीड़ा भारती देश के 135 करोड़ लोगों के लिए काम करती है। हम देश के 135 करोड़ लोगों को खेल के मैदान से जोड़ना चाहते हैं। जहाँ खेल का मैदान, जहाँ मैदान हो खेल का मैदान हमारा, वो हमारा क्रीड़ा केंद्र है। हम क्रीड़ा केंद्र स्थापित करते हैं गाँव में और विभिन्न आयु के विभिन्न वर्ग के लोगों को हम वहाँ बुलाते हैं ताकि हम खेल के माध्यम से स्वस्थ बन सके। जब हम स्वस्थ बनेंगे तो हमारा भारत समृद्ध बनेगा। मुख्य हमारा उद्देश्य वही है कि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, और खेल के प्रति प्रोत्साहन, खेल के प्रति लोगों को जागरूक करना कि मैंने खेल के मैदान से अधिक हम लोग जुड़े। जी। तो आज मैदान से दूर होते जा रहे थे। आज हमारी खेल की नीतियां भी उसी पर चल रही है। भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दें जो खेल नई खेल नीति आई है। आज बिहार में भी हमारी बिहार की सरकार हर पंचायत स्तर पर आज हम खेल के मैदान बना रहे हैं। आज खेल के पहले ताकि खेलोगे कूदोगे बनोगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे बनेगे नवाब, आज ये परिभाषा बदली है हमारी। क्रीड़ा भारती का जो संस्था हमारी काम आज करती रही 1992 से जो काम कर रही है, जिसके हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन चौहान साहब आज नहीं रहे हमारे धरती, तो उसकी देन है आज। मतलब आज परिपाटी बदल रही है और खेलना कूदना मतलब एक कैरियर के रूप में भी लोग ले रहे हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रीड़ा भारती सिर्फ मेडल के लिए काम नहीं करती है। क्रीड़ा भारती लोगों को लोग स्वस्थ बने, खेलकूद से मतलब एक व्यायाम के तौर पे खेल से, देखा जाता है। व्यायाम से जो हमारा सबसे बड़ा सूर्य नमस्कार जो संस्कारक्षम व्यायाम है हमारा भारतीय संस्कृति का, क्रीड़ा भारती भारतीय संस्कृति के खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। क्रीड़ा भारती जो खेलों में आज दुर्गुण आ रहे हैं, हम की जगह जो मैं आ रहा है, इस दुर्गुण को दूर करने के लिए काम करती है। टीम स्पिरिट और यूनिटी का क्रीड़ा भारती जो आज प्रतिस्पर्धा की जगह प्रतिद्वंद्विता आ रही है, उस प्रतिद्वंद्विता के खिलाफ क्रीड़ा भारती काम करती है। क्रीड़ा भारती सुदेश से काम कर रही है कि हमारी सरकार राइट टू प्ले भी लागू करे। इस राइट टू फूड लागू है जी, राइट टू एजुकेशन लागू है। आज हमारे कई ऐसे प्रतिभागी खिलाड़ी हैं जो अपनी प्रतिभा का उनका विकास नहीं हो पा रहा है खेल के मैदान के कारण, संसाधनों के कारण। तो यदि राइट टू प्ले लागू होगा तो हम खेल का मैदान सरकार को देनी वार्ता होगी। हमारे उन बच्चों को जो बच्चे में मेधा है, संसाधन नहीं बूट मिलेगा, उन बच्चों को खेल के संसाधन भी मिलेंगे। और बहुत सारी ऐसी प्रतिभा है हमारे बिहार में, तो बहुत सारे मतलब इन सारे संसाधनों की वजह से चूक जाते हैं बच्चे या वो कर नहीं पाते हैं वैसे जगह तक पहुंच। क्रीड़ा भारती उन्हीं के लिए काम करती है। जी, बहुत बढ़िया। तो जब 5 वर्ष जब आप विधायक रहे, चर्चा हमारी चल रही थी कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे कि 5 वर्षों में क्या कुछ किया आप, तो आगे उस पर अगर बातचीत की जाए तो क्या कुछ रहा? तुमने बताया जी, 5 सालों तक जिन गांवों तक सड़कें नहीं थी उन गांवों तक सड़कें बनी, जिन गांवों तक बिजली नहीं था बिजली पहुंचा, हर प्रखंड मुख्यालयों पर एसडीएम का निर्माण हुआ उसी पीरियड में, हर प्रखंड का प्रखंड कार्यालय का निर्माण हुआ उसी पीरियड में, हर जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई। जितनी हमारे क्षेत्र की नहरें थी उन तमाम क्षेत्रों का अंतिम छोर तक जीर्णोद्धार का काम हुआ। जितने क्षेत्र में बड़े बड़े पुल पुलियों का निर्माण के काम था उस पीरियड में हमने कराने का काम किया। हमने कहा सरकार ने किया लेकिन हमने उसके लिए संघर्ष किया। जी बिल्कुल, वो एक अक्सर हाँ चर्चा होती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमको आर्थिक संतुष्टि मिलती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जो वंचित लोग थे मिलने का काम हुआ। वो आपने बोला कि एक बार में काफी संख्या में यहाँ पे फॉर्म भरवाया आपने। जी, तो ये लगातार हमारे क्षेत्र के कोई भी ऐसा जो बने कहा, हम तो आज भी कहते हैं कि जो हमारी 5 साल की उपलब्धि है, आप देख लेंगे तो आजादी के बाद जितना काम नहीं हुआ वो 5 सालों में हमने काम, हमने हिसाब भी दिया था, हमने पुस्तक छपवाई थी इसकी, और लगभग 10,000 लोगों की सभा करके भोजन भात के साथ हमने 10,000 लोगों को अपना हिसाब दिया जनता मालिकों का। यही काम हुआ इन पंचायतों में, इन गाँव में ये काम हुए, तमाम कामों का हमने हिसाब भी देने का काम किया। जी, ये तो वो 5 वर्ष थे जब आप विधानसभा पहुंच गए, विधायक रहे, तो आपने अपने कार्य का रिपोर्ट कार्ड आपने बताया कि 10,000 लोगों को भोज भात के साथ किताब छपवा करके आपने बता दिया। लेकिन आपने एक बात बोला कि जब आप विधायक नहीं भी थे उससे पहले की भी चर्चा आपने की, तो एक
एक सवाल में, एक क्वेश्चन में अगर सारे को मैं समराइज करूं कि आपके पूरे राजनीतिक जीवन के, आज तक के राजनीतिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो, या मतलब लगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी तक हुए हैं, वैसे तो आपकी मतलब आपको एक बार सफल हुए हैं, आप एक बार विधायक बने हैं, असफलताएं ज्यादा आपके हाथ में हैं, बहुत ज्यादा काम करने का मौका मिला नहीं है, लेकिन फिर भी संतुष्टि लेवल पे कि हाँ इतने वर्षों की राजनीति करने के बाद ये मेरा लगता है कि ये मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ। सबसे बड़ा संतुष्टि मुझे तभी हुई जब आज कोई भी गांव में जाने के बाद यह नहीं कहता है कि मेरा पेंशन स्वीकृत नहीं है। जिन गरीबों को पेंशन नहीं मिल रहा था, मतलब वो 18,000 को आप 18,000 एक पंचायत, सिर्फ हमने एक ब्लॉक की बात की जी, हमारे 3 ब्लॉक हमारे यहाँ, हमने सिर्फ उदाहरण एक ब्लॉक का जी तो कैलकुलेशन में देखा जाए तो 54 मतलब 54,000 लगभग। जी जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति जर्जर थी, आज लोगों की वहां स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हैं। एम्बुलेंस नहीं था, एम्बुलेंस जो वहां उपलब्ध हुआ। जिन गांव तक सड़कें नहीं थी, हमारी 5 साल पहले भी हमारी सरकार थी, एनडीए गठबंधन की सरकार, तो 5 सालों में जो गाँव 2005 से कंटिन्यू चल रहा है सरकार, लेकिन 5 सालों में नई सड़कें बन पाई थी कार्यकर्ता। देखिए कई गाँव में जहाँ चापाकल स्थापित होने का, जो बड़े बड़े पुल है, लालू जी ने उद्घाटन किया था, यहाँ एक बहुत बड़ा पुल है हमारे काराकाट क्षेत्र में ही, गाँव नदी पर पुल बना, रोड नहीं बना था, रोड वंचित था, उस पर हमारे हजारों लोग जा सकते हैं। आज जो पुलिया का निर्माण हुआ। जी आप मतलब समता पार्टी में रहे, जनता दल यूनाइटेड से आप विधायक बने, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आप जीते नहीं हैं, सरकार में रहे नहीं हैं, पार्टी में हैं आप। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी से मैं 2 बार चुनाव लड़ा, जीते नहीं हैं आप। नहीं, दोनों बार मत का प्रतिशत बढ़ा। मैं उस पर आऊंगा सर, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है ये कि आप 2 बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए हैं। वोट का परसेंटेज पे हम लोग बात करेंगे, आगे प्रश्न आएगा हमारा। लेकिन प्रश्न ये है कि कथित तौर पे लोग ऐसा कहते हैं, मैं व्यापक स्तर पे, राज्य स्तर पे बात कर रहा हूं, ये मेरा प्रश्न आ रहा है कि कथित तौर पे लोग कहते हैं कि जब स्टार्टिंग के वो नीतीश कुमार के कार्यकाल अच्छे थे, बाद में उतना कार्य हुआ नहीं है। मतलब आपके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं 2010 वाले, तो शायद उसको अच्छे या बोले तो प्रोग्रेसिव सरकार में काउंट किया जाता है। बाद में के सरकार को, नीतीश कुमार के ही सरकार को, चाहे वो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, आप कहने से तो आप जेडीयू से भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो आपकी सरकार में कह सकता हूं कि आप कहने से मतलब आपकी सरकार, या फिर महागठबंधन के 17 महीनों की सरकार को भी मैं इस बीच में अगर ले लूं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे रहे हो किन्हीं के साथ भी, लेकिन उनके स्टार्टिंग के कार्यकाल को अच्छा बोला जाता है, बाद के कार्यकाल को उस लेवल पे लोग या फिर प्रसारित नहीं किया जाता है। आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए 2005 के पहले का जो बिहार था, हमारा बिहार शून्य पर जा चुका था। तो जब शून्य से कोई काम आगे बढ़ेगा तो तुरंत दिखाई देगा। सबसे बड़ा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई बिहार में थी, मतलब 2005 की मैं बात करूं, बिजली आ गई उस वक्त में, घर घर तक पहुंच गई लगभग, कुछ जैसे आज भी बिजली पहुंच रही है लोगों को। कुछ ऐसे छूट गए हैं जहां पे कि अभी भी बिजली का कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण भी अपने ये पे था, तो ये सारी चीजें दिखने लगी। विकास का पैमाना क्या हो सकता है जी? हर गांव तक पक्की सड़क हो, हर गांव तक बिजली की व्यवस्था हो, हर गरीब को पक्का मकान हो, हर खेत तक पानी हो, हर गांव में विद्यालय हो। आज जब लोगों ने मुझे अपना सेवक बनाया, तो विधायक होने के नाते जितने +2 और 10th के जो हमारे विद्यालय होते हैं, उसके विधायक वहां के अनुशासी इकाई के अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष के नाते जब मैं विद्यालयों में जाता था, जब हमारी 9th की 10th की बेटियां या उसकी शिक्षिका बोलती थी कि अंकल यहाँ शौचालय नहीं है, तो सर शर्म से झुक जाता था। और आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते ही सबसे पहले क्या कहा था उन्होंने कि गांव में दीवालों से ज्यादा आवश्यकता शौचालयों की है, तो हंसी के पात्र बने। लोगों ने हंसी उड़ाया था इस बात का। इज्जत घर की बात की जाती थी, ये बात उन्होंने की। वही प्रधानमंत्री जहां देश की सीमाओं की सुरक्षा हमारी की चिंता की, वही प्रधानमंत्री जी ने जहां हमारे गांव के किसी प्रधान ने इसकी चिंता नहीं किया। गांव के जिन अभिभावकों की बेटियां बहुएं जाती थी विद्यालय, किसी ने चिंता नहीं की 8 घंटे हमारी बेटियां सोच कहां करती होंगी। लेकिन ये बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसी की चिंता किया। और आज खुशी होती है कि देश में कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है
जो शौचालय रहित हो। तो ये डिफरेंसेस को कैसे देखेंगे, मतलब जो लोग कहते हैं उसको कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे काउंटर? अपनी नजरिया है, विपक्ष है, उसको कुछ लाख होने के बाद भी कुछ नहीं दिखाई देगा। अब कांग्रेस का आज लोकसभा देखेंगे तो लोग संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी जी के पास में घूम रहे हैं। भाई, संविधान खतरे में है। जिन लोगों ने संविधान की हत्या की, जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, उनके मुंह से संविधान खतरे में है बात करना है कहां से उचित है? भाई, क्या किया आपने 1975 में? आपातकाल की बात करें, या चुनाव समय पर जो हमारे लगातार आजादी के बाद चुनाव 5 साल पर शुरू हुआ था, इंदिरा जी ने सुचला के तो जब मन किया चुनाव करा दिया देश में। तो लोकतंत्र और संविधान को अपने खतरे में डाला है कि हमने क्या खतरे में डाला? तो मतलब अपना अपना नजरिया है विकास देखने का। ये आपका आज विकास कहाँ भाई? आज पटना के एयरपोर्ट देख लो। आज हम पटना, कल कोई जाता था यही सा सलाम विक्रम से जाते तो 8 घंटे पटना जाने में लगता था, आज हम 2.5 घंटे में पटना पहुंच रहे हैं। ये विकास नहीं है क्या? इस पे मैं एक काउंटर सवाल लूंगा आपका। आपके वर्तमान विधायक से विकास के ही प्रश्न पे उन्होंने ऐसा कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पहले हमारी बातचीत चल रही थी उनसे, जितने भी ये और भी बड़े बड़े 4 लेन और सड़कों के निर्माण का भी शिलान्यास और ये किया गया है, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि केवल सड़कें, मतलब गरीब का खेत लेकर के और उस पे निर्माण कर देना, उसको कृषि से काट देना, किस तरह का विकास है? ये प्रश्न उनके हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं। शायद माननीय विधायक जी को ये जानना चाहिए, जिन गरीब की वो चर्चा कर रहे हैं, किसी गरीब की जबरदस्ती किसी सरकार ने खरीद नहीं लिया। उनकी सुरक्षा से उनकी मुआवजा, कहीं भी अगर जमीन लिया गया है, यदि गांवों तक पक्की सड़कें नहीं बनेंगी तो जो हमारे गरीब किसान अपनी उपज करते हैं, उनके उपज का फल या सब्जी या अनाज मंडियों तक कैसे जाएगा? शायद उनको ये नहीं दिमाग है, उनको समझना चाहिए। वो मतलब कृषि और खेत को ही धरोहर समझते, बोलते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। तो आज हमारी सरकार ही किसानों की चिंता कर रही है। आज किसानों के सम्मान निधि किस सरकार में जा रही है? उन्नत खेती हो, आज सॉइल टेस्टिंग किसके सरकार में हो रहा है? आधुनिक खेती हमारे किसान कर सके, आज किसानों को प्रशिक्षित करने की कौन सरकार काम कर रही है? आज जो हमारी नई कृषि नीति आई है, आज उसी कृषि नीति के कारण है कि आज हमारे किसान समृद्ध बन रहे हैं। शायद वो भूल रहे हैं। आखिर हम अनाज पैदा करें, हमारी अनाज मंडियों तक नहीं जाए तो कैसे हमारा विकास? हमारे घर में कोई बच्चा बीमार पड़े, अस्पताल ले जाना हो, क्या होता था? शायद माननीय विधायक जी भूल रहे हैं कि जब महिलाओं को प्रसव पीड़ा होती थी, हमारी माँ बहनों को, तो सड़कें इतनी खराब हुआ करती थी कि हिचकोले खा के गाड़ी में ही हमारी माँ बहनें दम तोड़ देती थी और प्रसव हो जाता था। तो क्या आज हम बिना किसी चिंता के, बिना हिचकोले खाए समय से हम अस्पताल में पहुंच रहे थे? विकास नहीं है क्या? आज यदि हमारी पंचायत सरकार भवन पंचायतों में बन रही है, जिन गरीब लोगों को ब्लॉक में चक्कर लगाना पड़ता था जाने के लिए छोटी छोटी कामों के लिए, आज हमारे लोग अपनी पंचायत सरकार भवन पर बैठकर अपने कामों को करा रहे थे। विकास नहीं है क्या? आज हमारे उसी भूखंड पर जो पानी के लिए लोग मरते थे, जल स्रोत हमारे नीचे जा रहा है, जहां पेयजल की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है पानी टंकी लगाकर, और गरीबों को पानी मिल रहा है, तो क्या ये विकास नहीं है क्या? जब भी हम कोई रचना का काम करेंगे तो रचना कहाँ होगी? भूखंड कहाँ से आएगा? कोई भी रचना अगर होगी किसी न किसी भूखंड पे तो भाई, तो कहां से आएगा? भूखंड पे ही बनेगा। बिल्कुल। और भूखंड कहां से आएगा? जो हमारे किसान भाई वही देंगे। आज गांवों तक सड़कें बने तो उनके खेतों के दाम भी तो बढ़ रहे हैं। आज यहाँ रेलवे स्टेशन बना जी, तो जो रेलवे स्टेशन के आसपास जितने किसान हैं, ज्यादा देखिए उनकी कितनी बढ़ गई मार्केट। ये मेरा काउंटर सवाल था, उन्होंने पूछा था तो मेरा बनता था प्रश्न। मैं उनके सवाल आप ही से जवाब चाहता हूँ। ये आखिर जो विकास की बात है, वाकई में भूखंड तो किसी न किसी किसान का जाएगा, किसी न किसी, मतलब खेत है तो किसान का होगा। आज हमारे गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, नहीं बनेंगे तो इलाज कहाँ होगा? आज जो एम्स बनने की बात है, आप कुछ कहते हो भाई कि एम्स नहीं बन रहा है, तो यदि एम्स बनेंगे तो कहाँ बनेगा? आज जो इलाज के लिए लोग बाहर जाते हैं, लेकिन उनका पक्ष ये था कि भाई तो किसानों का जमीन तो कम हो रहा है ना, मतलब कृषि, तो उनके एवज में उनको मिल भी रहा है कि आप अपने अन्य काम को खड़ा करें। वो जो बाजार का रेट है उससे 4 गुना ज्यादा उनको सरकार उनकी भरपाई कर रही है, उनकी चिंता कर रही है। ये भी बोलते हैं कि वो बोलने वाली बात है, मिलता नहीं है। बता दे, किसान को खड़ा कर दे।
आज कोई जो भी आप समझ रहे हैं, आज कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति जागरूक है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन होगा, वो व्यक्ति तुरंत खड़ा होगा कि नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को तो खड़ा होकर के हम लोगों ने मतलब बता दीजिए, एक भी किसान का नाम बता दीजिए जिसको उन्होंने खड़ा किया हो, बता तो दीजिए। उनसे वही माननीय विधायक से सवाल करता हूं, आप ही माननीय विधायक जी इन्हीं गरीबों की राजनीति करते थे आप, और लाल झंडा लेकर पेंशन नहीं दिलवा पाए माननीय विधायक। मैं चुनौती के तौर पे कहता हूँ, माननीय जो हमारे क्षेत्र विकास निधि की योजना है, चलो एक भी किसी गांव में पूर्ण योजना दिखा दे माननीय विधायक, जिस विधायक की बात करते हैं। चलिए उस प्रश्न पे मैं पहुंचता हूं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा राज्य स्तर के प्रश्न पे आ जाऊंगे। कार्यकाल समाप्त होने वाला है, 5 वर्ष बीतने वाले हैं। राज्य जो है वो चुनाव के मुहाने पे खड़ी है। चुनाव होंगे, सरकार हो सकता है रिपीट करे, लेकिन बदल जाएगी, मतलब कैबिनेट पूरे चेंज हो जाएंगे, सरकार बदल जाएगा, सरकार का कार्यकाल बदल जाएगा। ऐसे में इन 5 वर्षों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप राज्य सरकार के? बिल्कुल, राज्य सरकार के काम में आज हम जनता, अभी जो हमारे पास एक इसमें इंक्लूडिंग ये है कि इसमें बीच के वो 17 महीने की भी मैं चर्चा करूंगा कि कभी माननीय मुख्यमंत्री आपके साथ, यानी भाजपा, अभी मैं आपको भाजपा के तौर पे देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य के तौर पे आपको देख रहा हूं, कभी माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ और कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ। तो इसके बावजूद 5 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा, विकास कैसा रहा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो, राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए? देखिए, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच हमेशा सकारात्मक रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बिहार के विकास को लेकर चिंतित रहने वाले। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बिहार को प्राथमिकता देने वाले मुख्यमंत्री हैं। कतिपय राजनीतिक कारणों से उन्होंने पाला बदला, लेकिन वहां जाने के बाद यदि विकास की गति में अवरोध आया, तभी तो उन्होंने फिर निर्णय लिया छोड़ने का, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके विकास के कामों में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं बाधा बनने के काम नहीं करती है। अपराधियों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक्शन होता है, सरकार का एक्शन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं इसका विरोध नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का, उनके साथ समर्थन करने का काम करती है। तो अब देखेंगे इस कालखंड को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति रही है, बिहार की प्राथमिकता रही है। जब वो विकास की गति लग रहा था कि उन लोगों के कारण, जो लोग कभी विकास की बात ही नहीं कर सकते थे, जो लोग हमेशा अपहरण को उद्योग का दर्जा दिए हुए थे, जो लोग चरवाहा विद्यालय की बात करते थे, जो लोग गड्ढे में ही सड़क को देखना के काम करते थे, जो लोग कभी बिजली लालटेन की योग की बात करते थे, वो विकास की बात कभी सोचे ही नहीं सकते, उनकी परिकल्पना से बाहर की बात। आज भी जिनके राज में अपराधियों का चलन बढ़ा हुआ था, नाल निकालकर, एक परंपरा चली थी, कोई भी व्यक्ति नाल निकालकर गाड़ियों में दोनों तरफ से अपराधी चलते। ये बात छिपा हुआ क्या है? कोई घर से बाहर निकलता था तो शाम को जब तक घर में वापस नहीं आता, परिवार चिंतित रहता, नरसंहारों का दौर चल रहा था। ये तो 2005 से पहले की बात, लेकिन ये 5 वर्ष जो उनकी मानसिकता आज है, अगर मानसिकता नहीं होती उस सत्ता की, तो जिस लोक नायक जयप्रकाश नारायण की कोख से पैदा लेने वाले लालू प्रसाद यादव जी इस सत्ता की चटनी चाटने के लिए उस कांग्रेस की गोद में नहीं चलते। आज कहीं ना कहीं लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा कराहती नजर आ रही है कि जो हमारे कोख से पैदा लिया है वो सत्ता की राजनीति के लिए कांग्रेस की गोद में खेल रहा है। तो कभी उनकी सोच राज्य रहा ही नहीं। आज मौका मिला तो उनका परिवार बढ़ रहा है, मिश्रा जी आ रही है, तेजस्वी जी आ रहे हैं, तेज प्रताप जी आ रहे हैं, सब उनके परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो परिवारवाद की जो चिंता करेगा, जो परिवार की चिंता करेगा, राज्य और राष्ट्र की चिंता कैसे कर सकता है? मतलब 5 वर्षों के कार्यकाल को आप बिल्कुल 5 वर्षों का कार्यकाल विकास की तरफ रहा, धीरे से हमेशा विकास का आगे, और जैसे ही लगा कि वो लोग जो विकास से कोसों दूर रहने वाले लोग हैं, वो लोग जो बिहार की जनता से उन्हें कतई मतलब नहीं, अपने परिवार से मतलब है, जिससे तो नाता बदला। लेकिन ये है कि जब वो पाला बदल रहे थे, कभी आपके तरफ से उस तरफ चले गए, फिर उस तरफ से इस तरफ चले गए, ऐसे में विकास कितना बाधित हुआ, या आम जन पे क्या प्रभाव पड़ा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, कितना नुकसान हुआ? देखिए, स्वाभाविक होता है जब कुछ व्यवस्थाएं बदलती है तो कुछ दिक्कतें आती हैं जी, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी। तो इसको कैसे देखे समाज, या हम लोग कैसे देखे इसको? मतलब समाज अपने नेतृत्व को देखता है जी। नेतृत्व पर कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। हो सकता है परिस्थितियां ऐसी आती है कि कभी कभी निर्णय सही और गलत होते रहते हैं, लेकिन नेतृत्व अगर हमारा सही है तो काम सही हो। तो कहीं नेतृत्व पर किसी को, बिहार के लोगों को और देश के लोगों को, आज देश में
और राज्य में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पर किसी का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। आपने अपराध की बात की कि अपराध की कमी आए दिन अभी आजकल रोज अखबारों में आ रहा है या सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे देखने को मिल जा रहा है, गोलियां चल रही हैं। अभी तो मिनिस्टर साहब के घर के बाहर, मतलब आवास के बाहर गोलियां चल गई, मर्डर हो गया, हत्या हो जा रही है। और अपोजिशन या फिर मैं यूं कह लूं कि डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी अक्सर अपने मतलब अपने सोशल मीडिया के खुद के पेज से, खुद के प्रोफाइल से ये सारी चीजों को पोस्ट कर रहे हैं, मतलब अपराध के ग्राफ को यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो कैसे देखेंगे, काउंटर कैसे तेजस्वी करेंगे? यादव जी को तो हम समझते हैं। एक बात तो मैं और इंक्लूड कर दूं इसके साथ कि दूसरी तरफ आप विकास की बात कर रहे हैं या फिर मतलब नौकरियां और ये, वो बोलते हैं कि विजन नहीं था। वो जब हम लोग 17 महीने रहे तो कुछ विजन हमने दे दिया, जिस वजह से ये नौकरी वगैरह का या और भी चीजों का वो क्रेडिट लेने या फिर क्रेडिट देने वाली बात पे अगर बात आती है तो बोलते हैं विजन नहीं था मुख्यमंत्री जी के पास, पुराने हो चुके हैं, मतलब दिमाग अब उस लेवल पे कार्य करता नहीं है, विजनरी रह नहीं गया। तेजस्वी जी को बताना चाहिए बिहार के लोगों को, यदि आपका विजन था, आपके पूज्य पिताजी का विजन था, 15 साल बिहार में आप सत्ता में, नहीं वो अपना विजन बोलते हैं, पिताजी का नाम नहीं तो बोलते। वही इनकी क्या विजन रही है? वो नौकरी वाली बात आपके विभाग की क्या, ये नौकरी उनकी बात नहीं है। जब पूर्व की हमारी सरकार थी, वो सारी वैकेंसी आप देखेंगे पूर्व की सरकार की वैकेंसी थी, जिनकी चर्चा तेजस्वी जी अपने मुंह में कर, और जो कभी विकास की बात सोचता ही नहीं है, उनके मुंह से विकास की बात सोचना और बात करना भी बेमानी है। वो तो कहते हैं कि वो हमारे कार्यकाल में हुआ, मतलब वो मेरा विजन था, मैंने इतनी नौकरियां गांधी मैदान में मतलब लोगों को बुला करके मैंने मतलब अपॉइंटमेंट लेटर दिलवाया। आप खुद वरीय पत्रकार है, जरा बता दिए वैकेंसियां कब की थी, प्रक्रियाएं कब शुरू हुई थी? कोई भी वैकेंसी निकलती है और प्रक्रियाएं होती हैं तो उसमें समय लगता है कि नहीं लगता है? ये है कि ये जो प्रक्रियाएं शुरू थी हमारी पूर्ववर्ती सरकार में, उन्होंने अपने कार्यकाल में उसको किया, चूंकि समय पूरा हो चुका था वहां, लेकिन प्रक्रियाएं तो हमारी पूर्ववर्ती सरकार की देन थी। वर्तमान की अगर बात करें तो आप लोगों ने मतलब दो डेवलपमेंट, ऐसे बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। एक तो अभी हाल ही में आपने पेंशन को 1100 रुपए आपकी सरकार ने किया है, वो 1500 रुपए का एजेंडा लेकर के पहले से चल रहे थे। वीडियो और क्रिटिक्स और मीम इस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं कि कॉपी किया जा रहा है, मतलब पीछे से चोरी कर करके योजना को आप लोग लागू कर दे रहे हैं। मतलब ये वो उनका कहना है कि हमने आवाज उठाया तो जनता को फायदा मिला, हम तो 1500 बोल रहे थे, ये लोग 1100 पे अटक। नहीं, बिहार की जनता देख रही है, देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां हम गरीब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। शायद तेजस्वी जी भूल रहे, जिस कांग्रेस की गोद में बैठकर खेल रहे हैं तेजस्वी जी, जरा वो जवाब दे। भारत के गोदामों में अनाज सड़ता था, कांग्रेस गरीबी मिटाओ का नारा देती थी, लेकिन गरीबों को अनाज कभी बांटे नहीं जाते। क्या कभी तेजस्वी जी ने सवाल किया क्या कांग्रेस से कि आखिर आप लोग अनाज क्यों नहीं बांटते थे? अनाज सड़ जाते थे गोदामों में। लेकिन जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना की सोच की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री देश में बनते हैं, तो अंत्योदय योजना की शुरुआत इस देश में होती है और गरीबों को अनाज बांटा जाता है। और नरेंद्र भाई मोदी बैठते हैं तो कोरोना काल से लेकर आज तक किसी गरीब खाने की कभी दिक्कत नहीं हो, आज मुफ्त में अनाज उनको मिल रहा है। नहीं, मैं एक बार फिर से वो पेंशन वाले बात पे आऊंगा। वो कहते हैं कि ये हमने प्रेशर बनाया या हमने एजेंडा, ये भी विजन हमने ही मतलब रखा, तो ये उसको कॉपी कर लिया इन्होंने। मतलब कॉपी को कैसे, मतलब इस बात को कैसे काउंटर करेंगे कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया? एजेंडा तो पहले उन लोगों ने उठाया, बात तो पहले। उनकी बातों को काउंटर करने का कोई प्रश्न ही नहीं है जी, क्योंकि विजन कब होता है? जब आप सत्ता में होते हैं। बोलते हैं कि अभी से पहले 15 साल में कभी आपने क्यों नहीं किया, आज एकाएक कैसे नहीं किया? हमने यहाँ 400 चला, हमने यहाँ चुनाव, जो हमारी लोग यहाँ के नक्सलवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे थे, हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नीति सरकार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो जो पंचायतों में आरक्षण देने का काम किया, जो हमारी आधी आबादी सबसे पहला देश में लागू हुआ, कैसे हमारा विजन नहीं था? आज हमारी वो माताएं बहनें बैठकर ब्लॉक में कहीं प्रमुख बनकर बैठ रही हैं, कहीं मुखिया बन रही हैं, कहीं सरपंच बन रही हैं। वो समाज जो कहीं कल नक्सलवादी गतिविधियों की तरफ बढ़ रहा था, वो समाज आज मुख्य धारा से जुड़ रहा है। ये किसका विजन है? आज अगर हमारा विजन नहीं होता, हमारी जो सिपाही भर्ती में जो हमारी इनका विजन है, हमारी अन्य नौकरियों में जो हमारी महिलाएं आ रही हैं आदि आबादी, आज अगर हमारा विजन नहीं होता, लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो अभी मैंने प्रधानमंत्री 33% आरक्षण देने का, 50% आरक्षण देने का काम किया है, ये इनका विजन है। आज हमारे केंद्र शासित जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश में चल रही है, आज लाडली बहन योजना चल रही है, क्या इनका विजन है?
अरे इनका विजन तो तब सामने आता ना जब आपको मौका मिला, आप किए होते। अब हमारी बात जो हम अन्य राज्यों में कर रहे हैं, जो यहाँ कर रहे हैं, अब हमारी बातों को घुमाकर बोल रहे हैं भाई। एक और प्रश्न आता है सामने कि जातिगत जनगणना एजेंडा वो लोग लेके चल रहे थे, केंद्र में एकाएक से मोदी जी या फिर आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको मान लिया, या मतलब बिहार में हुआ, उसके बाद वहां उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई अब करेंगे। कथित तौर पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोगों ने एजेंडा छीन लिया। वो लोग कह रहे हैं कि भाई मतलब आना पड़ा। एजेंडा हमने कैसे छीन लिया? जातीय जनगणना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जब भाजपा के साथ नीतीश जी की सरकार थी, जनगणना का निर्णय कब दिया गया था? शायद भूल रहा हूं, बिहार की जनता जान। लेकिन केंद्र में तो नहीं, केंद्र आखिर हमारी केंद्र की अगर नीति नहीं होती तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे उसमें शामिल होती? कोई काम समय पे होता है ना। अभी 10 साल हमें आए हुए बाहर भाई, हम एक एक करके काम कर रहे हैं ना। आज नरेंद्र मोदी जी जो देश के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं, उन समस्याओं को धीरे धीरे निकाल रहे हैं। आज हमारे देशद्रोही, आज हमारे भारत में देशद्रोही अभी बचे हैं जो भारत में रहकर देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? विदेशों में जाकर भारत की निंदा कर रहे हैं, तो भारत को मजबूत कर रहे हैं कि भारत को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे सपोले अभी बचे हैं इस भारत में, ये ठीक करने का काम अभी मोदी जी कर रहे हैं। आज पिछड़ा वर्ग आयोग का दर्जा लालू जी भी केंद्र की सरकार में थे, क्यों नहीं दे दिया था? आज पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लालू जी पैरों के पास रख रहे हैं। पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को उचित सम्मान देने का काम किसने किया? आज हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों को सम्मान उचित कब मिला? इसी बिहार की धरती से, हमारे शाहबाद की धरती से बाबू वीरकुंवर सिंह जी को उचित सम्मान कम मिला? हमारी जो भी सांस्कृतिक विरासत है उनको सम्मान कम मिला? हम उनसे सीख रहे हैं। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, जो राम के होने के प्रमाण जो लोग मांग रहे थे, आज राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर में पूजा करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मतलब बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है, वर्तमान में एक मुद्दा काफी गर्म है, पिछले 3-4 दिनों से ये एक काफी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है बिहार स्टेट लेवल पे। राष्ट्रीय जनता दल की एक प्रवक्ता है, पासवान समाज से आती हैं, महिला हैं, ब्रह्मश्री समाजों के लिए या फिर पूर्व स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के लिए कुछ अभद्र या मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। पूरे भूमिहार समाज या फिर मैं यूं कह लूं कि कुछ स्वर्ण समाज के लोग यूनाइट होकर के, मतलब काफी कुछ कल का बात है कि स्वर्ण आयोग में जाकर के उन लोगों ने ज्ञापन वगैरह भी दिया है। काफी तूल पकड़ता दिख रहा है ये मामला, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम राजद से और राजद के लोगों से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के लोग हमेशा सामाजिक वैमनस्यता फैलाने का ही काम किया। हमने चर्चा किया ना, जो बिहार में सामाजिक नरसंहार हो रहे थे वो कब हो रहे थे? तो हम उनसे यही अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भी अपने ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को देखें तो समाज के पूजनीय थे, एक समाज सुधारक। सिर्फ स्वर्ण उनकी बात नहीं करता है, हर राष्ट्रवादी किसान ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को देवता की तरह पूजता है। अगर शाहबाद की धरती पर अगर पूज्य ब्रह्मेश्वर मुखिया पैदा शायद नहीं होते तो जो ये लोग तांडव मचा के रखे थे यहाँ पे, कभी ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की राइफल, कभी गरीब और जो लोग दोषी नहीं थे उनकी तरफ कभी राइफल नहीं उठा। उन तमाम गंदे लोगों की तरफ ही वो खड़ा हुए, उनकी आवाज खड़ी हुई जो लोग समाज के लोगों को तंग करने का काम करते। तो इस बयान को, ये जो बयान मुर्दाबाद के नारे, या उसके बाद भी काफी बैक टू बैक काफी बयान आ रहे हैं मतलब उनके प्रवक्ता की तरफ से, कैसे देखते हैं इसको? ये मतलब कितना सुलगा रहा है, कितना सुलगाने का काम कर रहा है बिहार? आज जो उनको दिखाई दे रहा है वही तो मैंने बताया ना, आज जब हिंदू समाज संगठित हो रहा है तो ये लोग ऐसे कुत्सित प्रयास करके उसको तोड़ना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं हमारा समाज जात से ऊपर उठकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी जैसे यशस्वी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब हमारा हिंदू समाज ये राष्ट्रवादी मुद्दों पर एक हो रहा है, भारत विश्व गुरु पैमाने की ओर अग्रसर हो रहा है, इन्हें राष्ट्र नहीं आ रहा है, तो फिर से समाज को एक बार समाज में जातीय वैमनस्यता फैलाकर इस समाज को तोड़ना चाहते हैं। तो इसका क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या परिणाम होता हुआ? क्योंकि दोनों तरफ से परिणाम वही होगा, तलवारें खींची हुई है दोनों तरफ। नहीं खींचेगी, इनकी मानसिकता नहीं चलने वाली, समाज जग रहा है, इनकी बातों में लोग नहीं आने वाले हैं। ये लोग जान रहे हैं कि अपनी सत्ता की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए समाज को आग में ढकलने का ये काम कर रहे हैं।
बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं लोग कि मतलब ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के सपोर्टर्स कोई सड़क पे उतरे। कौन रोक रहा है? परमेश्वर मुखिया जी के समर्थक को उतरना नहीं पड़ेगा। जिस दिन आवश्यकता होगी हर एक राष्ट्रवादी किसानों के समर्थन में उतर जाएगा। मतलब आप लोग यहाँ उतरने के लिए तैयार है, मैं भी उनके समर्थन में आ जाऊंगा। आप लोगों का समर्थन है? बिल्कुल। परमेश्वर मुखिया जी कोई जात नहीं थे, मैं नहीं मानता। परमेश्वर मुखिया जी हर राष्ट्रवादी किसानों के सम्मान के साथ खड़ा। परमेश्वर मुखिया जी हर राष्ट्रवादी किसानों की हित की लड़ाई लड़ते थे। किसी निहत्थे पर, किसी गरीब पर, किसी जो दोषी नहीं उसके खिलाफ कभी परमेश्वर मुखिया जी की आवाज नहीं उठा। परमेश्वर मुखिया जी हमेशा जिन लोगों को शोषण करने का जिन लोगों ने काम किया उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। 5 वर्षों के कार्यकाल पे बात चल रही है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे थे। आपके विधानसभा की तरफ लौटते हैं, काराकाट की तरफ लौटते हैं, बातचीत को रुक करते हैं, तो वर्तमान विधायक का 5 वर्ष का कार्यकाल कैसे देखते हैं? कैसा रहा इनका? ये तो जनता ही बताएगी जी, हम क्या बताएं। आप लोग भी तो एकदम डोर टू डोर हर गांव से, आपका मतलब जुबान पे याद है आपको सारा गांव, बोलते नहीं, तो कुछ दिख रहा है? मतलब हमने तो सिर्फ यही कहा कि सदन हमारा सबसे सर्वोच्च होता है, जहां हमारी जनता की आवाज है वहां सदन तक उठते हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि काराकाट की किसी भी समस्याओं को लेकर माननीय विधायक जी की जुबान कभी सदन में खुला। जो हमारा सबसे उचित प्लेटफॉर्म होता है, हम अपने आम लोगों की आवाज को खड़ा कर सकें, बिहार के हित की चर्चा कहीं कर सकें। आज अगर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मैं चर्चा करूं आपसे भी, मैं कर रहा हूं, आप अपने टीवी कैमरा लेकर जरा घूम लीजिए। किस गांव में उनकी योजना, जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की योजना है, किस गांव में पूर्ण हुआ है, किस गांव में गुणवत्तापूर्ण काम हुआ, जरा देख लीजिए। और आज से 10 से 15 के बीच जो मेरे भी काम है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, तो भी आज जाकर देख लीजिए, आज भी गाँव खास दिखाई देगा आपको। कहना नहीं है, वो धरातल पर दिख रहा है जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न ये है कि चुनाव आने वाला है, तो राज्य स्तर पे भी, और राज्य का चुनाव होगा तो आपके विधानसभा का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, यहाँ भी चुनाव होगा। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? बिहार इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है? प्रदेश स्तर पे किस मुद्दे पे चुनाव होने वाला है? हमेशा हमारा मुद्दा विकास ही रहा है जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही मुद्दा है। बिहार का इलेक्शन ब्लूप्रिंट विकास ही होगा। बिल्कुल विकास ही होगा जी। यहीं पे मैं रखना चाहूंगा बात की, कुछ नई पार्टियां भी मैदान में हैं और अपोजिशन के साथ साथ उनका भी मतलब जो मुद्दे वो लोग बना रहे हैं, बेरोजगारी, पलायन, रोजगार, भ्रष्टाचार और अपराध, तो इन मुद्दों को कैसे देखते हैं? हमने तो वही कहा ना कि जो लोग खुद इसमें संलिप्त रहे वो क्या मुद्दा बना सकते हैं? मतलब पलायन मुद्दा नहीं है? कहाँ मुद्दा है? हमारे बिहार में आज श्रम विभाग की देखें या विश्वकर्मा योजना की देखें, आज कई स्वरोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। आज हमारे लोग स्वरोजगार खड़ा कर रहे हैं। अरे आज देखिए नवानगर में कितना बढ़िया फैक्ट्री खुला है। आज एनटीपीसी यहाँ जो बिहार में सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन की बात हम बिजली की कर रहे हैं, चौसा में हमारा प्लांट लग रहा है, तो क्या इसमें रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं, प्रश्न यह है कि पलायन है कि नहीं? पलायन जो आज हमारा रुका है, आज जो हमारे गांव के गरीब किसान, पंजाब की स्थिति क्या है? जो बिहार के मैक्सिमम मजदूर वहां जाके किसान करते थे, आज पंजाब में जाके देखिए तबाही मची हुई है। आज बिहार के लोगों ने जाना बंद कर दिया वहां। तो पलायन रुका कि नहीं रुका? हम नहीं बता रहे, वहां का आंकड़ा बता रहा है। आज पंजाब के किसान चिंतित हैं कि बिहार के लोग वहां मजदूरी करना बंद कर दिए। जिन खेतों में बिहार के लोग जाकर मजदूरी करने का काम करते थे, नहीं जा रहे हैं। तो पलायन रुका कि नहीं रुका? लेकिन पलायन है फिर भी अभी बिहार की जो बात, समय तो लगेगा ही ना। आज जितनी फैक्ट्री, डालमिया नगर का फैक्ट्री कब बंद हुआ? जो डालमिया नगर फैक्ट्री चल रहा था, रोहतास जिले में ही है। रोहतास जिले में ये, आप लोग उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? उसके लिए प्रयास चल रहा है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। क्योंकि काफी बड़ी मतलब हमने कहा ना कि अभी तो 10 साल ही हमें हुए ना, तो 60 साल का कोड है, आप चाहेंगे कि 5 दिन में समाप्त नहीं हो सकता ना। यही कम्युनिस्ट के लोगों ने नारा और देकर के और उसे फैक्ट्री को बंद किया है। आज बिहार के जितने कारखाने बंद है, किसके पीरियड में बंद हुआ? कौन उसके लिए जिम्मेवार है? जो लोग आज बेरोजगारी और रोजगार की बात कर रहे हैं, किसने बंद किया? कितने आपने रोजगार के अवसर सृजन किए थे? आज तो हमारी सरकार रोजगार के अवसर भी दे रही है। हर विभाग में नौकरियां निकल रही है, आज उसके रोजगार के मौसम में। अपराध को कैसे देखते हैं? ये जो गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो जा रहे हैं, इसको मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, समाज में जो आज हमारी सामाजिक मानसिकता बनी हुई है, आज हम कहीं ना कहीं इसके लिए सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। घटनाएं घटती हैं, घटेंगी, लेकिन हमारी सरकार त्वरित कार्रवाई करती है। रिजल्ट भी तो देखिए, कोई अपराधी बचता है क्या?
घटनाएं घटती है, उसके परिणाम भी तुरंत आते हैं, उद्वेदन होता है और अपराधी सलाखों के पीछे जाते हैं, किसी को बख्शा नहीं जाता है। मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, बनाने के कोई बना सकता है, अस्वस्थ तो कोई व्यक्ति हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि जब हम पैदा लिए तो अस्वस्थ नहीं होंगे। स्वस्थ और अस्वस्थ वर्तमान में क्या स्थिति है? आप तो करीबी भी रहे हैं हमारे। बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं हमारे बिहार में चला रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से चला रहे गमला वगैरह रख दे रहे हैं। हैं। अब सवाल है कि थोड़ा इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये जो अपना उम्र है, उम्र के तो हर आदमी के पड़ाव पर थोड़ा आता है ये बात। हम आप लोग नहीं भूलते क्या? हम लोग आज इसी उम्र में भूलने लगे हैं। हर व्यक्ति वो इसी को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मुद्दा रहेगा चुनाव? कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास, तो क्या मुद्दा बनाएंगे? सवाल है कि जिनके पास कोई विजन हो, जिसने कभी बिहार और राष्ट्र हित की बात की हो, उनके पास मुद्दा होगा ना। वो तो यही विषय बनाएंगे, जातीय संघर्ष कैसे कराएंगे, मुख्यमंत्री जी कैसे चल रहे हैं इसकी मुद्दा बनाएंगे, कौन क्या खा रहा है इसकी मुद्दा, उनके पास यही मुद्दा है। मुद्दा है मैं नई पार्टी जनसुराज की बात कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी की बात कर रहा हूँ। इन्हीं से अभी एक मतलब जनसुराज से ही एक एग्रेसिव मतलब उत्तेजक पत्रकार मनीष कश्यप भी जुड़ रहे हैं। मैं उनकी भी चर्चा रखूंगा। यहाँ पे प्रकरण हुआ एक पटना पीएमसीएच में, एक घटना घटी उनके साथ और काफी कुछ कहा उन्होंने मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री को लेकर के। तो कैसे देखते हैं ये एजेंडा बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं ये लोग, स्वास्थ्य व्यवस्था को मुद्दा बना रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, माननीय मोदी जी आए, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसके रनवे को मुद्दा बना रहे हैं ये लोग। तो इन सारे मुद्दों को कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना कि जो मुद्दा है ही नहीं उसी को मुद्दा इन्हें बनाना है। लोकतंत्र में सबको अधिकार करने का, रोक किसको सकते हैं? कोई इमरजेंसी तो हमने लगाया नहीं कि अपना पढ़िए, ये इंदिरा जी और कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। चंद सत्ता की राजनीति के लिए देश को इमरजेंसी जैसे काले दिनों में धोखा जा सकता है, ये कांग्रेस ही कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन नहीं कर सकता। जी, नई पार्टी जो आ रही है, और भी कितनी पार्टियां आई हैं, लेकिन प्रमुखता से मैं जनसुराज की बात कर रहा हूं कि पिछली बार उपचुनाव में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई, वोट भी कुछ लिए उन लोगों ने। तो इस बार चुनाव में उनकी स्थिति क्या रहने वाली, मतलब इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं? नहीं समझते कि कोई प्रभाव डालने वाला, लेकिन लड़ाई वही तरफ होगी। उपचुनाव में वोट तो काटा, विकास और विनाश। उपचुनाव में तो वोट काटा उन लोगों ने। वोट तो आप हम भी निर्दलीय लड़ जाएंगे तो वोट कुछ ना कुछ ले लेंगे, इससे क्या मतलब? तो किसी का तो कटेगा अगर वो प्रत्याशी बहुत कोई उससे फर्क नहीं, एनडीए को भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब एनडीए का वोट नहीं काटा। बिहार का चुनाव विकास और विनाश बनाने होगा। एनडीए हमारी विकास की ओर अग्रसर है और इंडी गठबंधन हमेशा विनाश के रास्ते पर जाने वाला है। उनके और प्रमुख बहुत सारे एजेंडे हैं, बोलते हैं जितने भी प्लान कर चुके हैं बाहर। एजेंडे बनाने में किसने रोका? बाहर जितने भी लोग चले गए हैं सबको बुला के नौकरी दे देंगे। दिल्ली और पंजाब में देखिए, केजरीवाल ने भी बहुत बड़ा ऊंची उड़ाने बनाया था, बहुत प्लान बनाया था। पंजाब क्या है, नशे की गिरफ्त पंजाब चला गया। दिल्ली के लोग समझे, देर से समझे लेकिन समझे, आज फिर हमारी भारतीय सरकार बन गई। देखिएगा पंजाब में वही हाल। तो यहाँ भी यही हाल होगा। बिहार की जनता जानती है ये बातें करने वाले लोग हैं, यहाँ कुछ है नहीं। मतलब नए पार्टियों, ये काम एनडीए गठबंधन नहीं कर सकता है। मतलब नए पार्टियों के लिए जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। बिहार में दो ही धारा की लड़ाई होगी, मैंने कहा ना, एक विकास और दूसरा विनाश। आपकी विधानसभा की बात की जाए, काराकाट की बात की जाए, तो काराकाट का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहने वाला है? यहाँ किस मुद्दे पे आप लोग जा रहे हैं चुनाव लड़ने? कहीं भी हमारे पूरे बिहार का मुद्दा यही होगा, विकास ही मुद्दा है। जी, मतलब काराकाट में भी विकास के ही मुद्दे, कहीं हर जगह हमारा विकास ही मुद्दा है। जी। कुछ राष्ट्रीय मुद्दे की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कितना प्रभावित रखने वाली हैं? जैसे कि मैं बात कर रहा हूं पहलगांव हत्याकांड, हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध, सीज फायर, वक्फ संशोधन बिल, क्या प्रभाव डालने वाला है चुनाव में? बिल्कुल प्रभाव डालेगा। हमारा भारत शक्तिशाली बन रहा है, जो हमारी सीमाओं पर, जो अपने सैनिक 50 डिग्री सेल्सियस और माइनस 50 डिग्री सेल्सियस पर भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सीधे दुश्मनों के सामने सीना खड़ा होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी देश के किसी न किसी राज्य के हमारे किसान मजदूर के संतान होते हैं। हमारे भाई होंगे, हमारे बेटा होंगे, हमारे भतीजा होंगे, जो हमारी सीमाओं को मातृभूमि की रक्षा करते हैं। यह देश नहीं भूला है, लोग नहीं भूले हैं। हमारे उन सैनिकों पर कबतियां कसी जाती थी, उन पर ईंट पत्थर फेंके जाते थे, उन पर गोलियां दागी जाती थी, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे, कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन आज भारत देख रहा है, जिसमें बिहार भी अछूता नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमें पहले कोई कार्रवाई नहीं करनी है, लेकिन अगर दुश्मन गलती करता है तो इतनी गोलियां चलाओ कि खोखे गिने नहीं जा सके। आज हमारे
वीर सैनिकों के हाथ खुले हुए हैं। कार्रवाई की पूरी छूट दी गई है। हमारे बिहार में और देश में जो अभी तत्काल जो घटना घटी हमारी काश्मीर में, जो भारत की 135 करोड़ आत्मा पर प्रहार करने का धर्म पूछकर काम किया गया, इसी बिहार की धरती से हमने प्रधानमंत्री की आंखों में आप देख रहे होंगे 5 मिनट तक अंग्रेजी में जो बोला, उन्होंने विश्व को संदेश देने का काम कि भारत यह बर्दाश्त नहीं करेगा। सेना को पूरी छूट दी गई देश के, आप इसका बदला लो। सिंदूर ऑपरेशन हुआ, भारत के सैनिकों ने किसी निर्दोष व्यक्ति को पाकिस्तान में, किसी वहां के आम नागरिक को किसी भी कोई नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। हमारे वीर जंबाज हमारी इसी देश की बेटी घुसकर दिखा दी ताकत कि भारत की सिंदूर की ताकत क्या होती है, और वहां सीमाओं में जाकर हमने उन आतंकवादियों के ठिकानों को ही निस्ताबूद नहीं किया, वहां के जितने आतंकवादी, मशहूर आतंकवादी थे, उन्हें भी हमने मार गिराने का काम किया, जमींदोज करने का काम किया। देखा आपने किस तरह पाकिस्तान में तल का मचा। लेकिन यहीं पे वो कहते हैं कि मतलब ये सब कुछ तो किया, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर के सेज फायर कहीं हमने नहीं किया। देश को क्या युद्ध में झोंक देना हमारी बात है क्या? हमने युद्ध स्थगित किया है, युद्ध बंद नहीं किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अगर देश में एक भी आतंकवादी घटना घटती है तो हम उसको युद्ध मानेंगे। हमने युद्ध को विराम कहाँ दिया, हमने युद्ध को स्थगित किया है। देश को युद्ध में झोंक देना हमारी बहुत बात नहीं होगी। जिन लोगों ने काम किया, हमें उनका जवाब माकूल जवाब, उनके सीमाओं में घुस गया, हमने माकूल जवाब दिया। मतलब वो कहते हैं कि दबाव में सीज फायर कर दिया, इसका परिणाम आप पटना में मोदी जी आए, रोड सभा किए, भीड़ नहीं लगा, जनता मतलब ऐसा उनको पता नहीं है कि आज जहां मोदी जी जा रहे हैं अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ रहे हैं। इसी सिंदूर ऑपरेशन के बाद इसी शाहाबाद की धरती पर हमारे ही विधानसभा के हमारे गांव में कही मुरौना पंचायत में प्रधानमंत्री, जहां बिहार की सबसे बड़ी सभा हुई, 1,96,000 यहाँ कुर्सियां लगी थी। उस कार्यक्रम के बाद सबसे बड़ा पंडाल, और जितने पंडाल में लोग नहीं थे उससे 3 लोग बाहर थे। लगभग 7 किलोमीटर तक लोगों का रेला लगा, यह नहीं दिखाई दे रहा अभी लोगों को। किसकी भीड़ थी? उसी ऑपरेशन सिंदूर सफल ऑपरेशन के बाद में इसी शाहाबाद की धरती पर आए थे, जहां लोगों ने अभिनंदन किया। 5 लाख से ऊपर लोगों ने अभिनंदन किया इस सिंदूर रात में। लेकिन इसी ऑपरेशन को लेकर के जो मतलब हमारी महिला फाइटर पायलट थी, उनको लेकर के आपके ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय टिप्पणी कर देते हैं, तूल पकड़ लेता है मामला। तूल देने वाले की बात अलग है, हम उस सम्मान करते हैं। हमने कहा कि हमारी भारत की ही बेटी ने जाकर मुकुल जवाब दिया उस सिंदूर के तहत। लेकिन अपोजिशन तो पकड़ ले रहा है ऐसी ऐसी बातों को। अब अपोजिशन का दूसरा काम ही क्या है? उनके पास दूसरा कोई काम नहीं। एक आज अपोजिशन ही क्यों नहीं बता रहे कि राहुल गांधी छुट्टियां मनाने कहाँ गए हैं? देश जानना चाहेगा ना भाई, हमारे नेता अगर भारत से बाहर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? कभी बताते ही नहीं है। ये भी भारत जानना चाहता है। वक्फ संशोधन बिल कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, वक्फ संशोधन बिल किसका है? वो गरीबों का है, जिस पर कुछ दबंग लोगों का कब्जा था। अगर आज हमारे देश की जो भी हमारे राष्ट्रवादी मुसलमान है उससे प्रसन्न है कि भाई जो हमारी हकूक मारी जा रही थी, जो हमारे हकूक लोग लूट रहे थे, आज वो हमारे गरीब मुसलमानों के विकास में काम आने वाला है। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग पार्टियों से इस्तीफा देने लगे। मतलब आपके कोई एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, जेडीयू वगैरह से। कोई जो राष्ट्रवादी है कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, वो दिखावा। आज देश का हर मुसलमान इससे प्रसन्न है जो राष्ट्रवादी मुसलमान। चुनाव पे परिणाम हम पक्ष में होगा भाई। हमने कहा कि 2025 सीट यहाँ एनडीए जीतेगी। एक और बहुत अभी मतलब तूल पकड़ा हुआ है मामला, कुछ यादव समाज के लोग कथावाचक को उनका सिर वगैरह मुड़ दिया गया, कथा वाचने से उनको मना किया गया। इन सारी घटना को कैसे देखते हैं? मतलब राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव वगैरह पे इसका क्या परिणाम है? ऐसे देखिए, किसी भी हमने देश में हमेशा हम संतों का सम्मान हमने काम किया है। हमारा देश बहुत अभद्र व्यवहार का चर्चा किया जा रहा है, वीडियो वगैरह भी सामने आ रही है कि नहीं, जो लोग ऐसा करते हैं वो निंदनीय है। हम किसी भी संत को अपमान करने का हमारा अधिकार नहीं है, चाहे जात कोई भी हो। कोई भी जात, हम जात है ही नहीं, हम सब हिंदू हैं। मैं मानता हूं कि भारत में हर व्यक्ति रहने वाला हिंदू है, तो कोई जात है ही नहीं। जात में तो हम अपनी राजनीति के लोगों ने, ये इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, इस हिंदू समाज को जातियों में बांट रहा है। भारत के हर रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। जी। चुनाव नजदीक है,
इलेक्शन कमीशन का कुछ प्रोसीड्योर डेट भी सामने आया है, अलग अलग का ये का चुनाव का डेट अभी नहीं आया है, आने में वक्त है। प्रोस्पेक्टिव अक्टूबर नवंबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो चुनाव उस वक्त में होगा। आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, 1-to-1 विजिट, चर्चा चल रही थी आपके विषय में, तो पता चला कि कोई किसी एक गांव, किसी एक गली, कोई गली बची हुई नहीं है जो आपने अभी तक के अपने ये में घुमा नहीं है। चुनाव भी अब जब नजदीक है, तो जब आप अब लोगों से मिल रहे हैं, आने वाले चुनाव को लेकर के दावेदारी भी है, चुनाव लड़ने की तैयारी भी है, तो संकल्प और वादे क्या हैं? कौन से संकल्प और वादों के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं? मेरा संकल्प और वादा भी यही है कि कभी भी अगर मौका मिलता है तो काराकाट विधानसभा क्षेत्र की आवाज बनकर मैं हमेशा सदन में बोलने का काम करूंगा जी। और कोई ऐसा काम कभी नहीं होगा जिससे मेरे काराकाट विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मालिकों को सर्व से झुकाना पड़े। हमेशा हमारे काराकाट विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हमेशा गर्व महसूस करेंगे। यही मेरा वादा भी है और यही मेरा संकल्प है। जी, हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से या देश की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या होगा? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैं जय श्री राम कहते हुए मैं एक ही आग्रह करूंगा कि आज जब हमारा देश या राज्य, जब हमारा समाज संगठित होकर राष्ट्रवाद को मजबूत करने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो जो शक्तियां आज उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, जब हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है, जब हमारा बिहार यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार आगे की ओर अग्रसर हो रहा है, अपराध मुक्त बिहार बन रहा है, वैसी परिस्थिति में भी बिहार में भी समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे तमाम लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। ये चुनाव है, तरह तरह के लोग हमारे बीच आएंगे, अपनी डुगडुगी बजाकर अपनी बातों को तरह तरह से परोसने का काम करेंगे, हमेशा ठगने का काम करते हैं कि संघ कभी आरक्षण समाप्त कर देगा, भाजपा कभी आरक्षण समाप्त कर देगा, हम संविधान खतरे में है। इन तमाम चीजों को हमें देखना होगा बारीकी से। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा देश और बिहार, जो हमारा 2047 विकसित भारत का संकल्प है, हमारा लगातार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिना बिहार के विकास के हमारे विकसित भारत की बात करना बेमानी होगा। तो हम विकसित भारत का जो संकल्प ले रहे हैं 2047, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आइए हम सब मिलकर इस राष्ट्रवादी शक्ति के साथ अपना काम करें। राष्ट्र, देश और राज्य दोनों में हमारी डबल इंजन की सरकार चले, ताकि हमारा राष्ट्र और राज्य दोनों मजबूत हो। यही हम लोगों से निवेदन करने का काम जी। तो ये थे हमारे साथ राजेश्वर राज जी, पूर्व विधायक, काराकाट 213 नंबर विधानसभा, क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति भाजपा के सदस्य और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भारतीय जनता पार्टी। राजेश्वर राज जी से आज हमारी बातचीत हुई, उनका जीवन परिचय हमने रिकॉर्ड किया, आपके सामने रखा। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं से, क्षेत्रीय नेताओं से, वर्तमान विधायकों से, पूर्व विधायकों से हमारी बातचीत होती रहेगी। हम उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करते रहेंगे और आपके समक्ष लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर राज जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको काफी दिलचस्प बातचीत रही। आपको काफी धन्यवाद और आपको जय श्री राम जी, और आपके तमाम दर्शकों को भी जय श्री राम। जी धन्यवाद, शुक्रिया।